हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं जी आज कारो का सेशन, कारो 2020 का। देखें, कारो 2020 इससे पहले थी कारो 2016, उससे पहले था कारो 2015 और उससे पहले था कारो 2003। 2015, 2016, 2020। 2020 का जो ये कारो आप देख रहे हैं ये काफ़ी समय पहले आ चुका था, लेकिन नोटिफाई बाद में हुआ और कई अटेम्प्ट के साथ डिले होता गया। और क्योंकि नोटिफाई नहीं था तो फिर एग्ज़ाम में कैसे पूछता है इंस्टीट्यूट। फाइनली अब जो है वो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है, इसलिए आपको कारो 2020 पढ़ना होगा। देखें, अगर आप कारो 2020 के बच्चों ने कारो 2016 पढ़ा होगा या कारो 2016 सुना, आप शायद आपने सुना भी हो कारो 2016 के बारे में, तो 16 और 20 में कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है उसकी एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन अगर हम बात करें फ़र्क के अलावा तो ये तो मेन सेशन है कारो 2020 का। इसमें सारा कारो 2020 है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल सकती हैं खासकर शुरुआत में एप्लीकेबिलिटी के अंदर जो कारो 16 के साथ शायद सिमिलर हों, लेकिन हमें अब कारो 16 को इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे कारो 2020 की बात करेंगे और एक कंप्लीट मेन लेक्चर है कारो 2020 का। कोई ज़रूरत नहीं है आपने कारो 16 देखा या नहीं देखा, देखा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो और भी बढ़िया, क्योंकि आपको पिछला कुछ आता ही नहीं। तो ये जो सेशन है ये कंप्लीट अपने आप में कारो 2020 का। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये कारो का फुल फॉर्म क्या है। कारो का फुल फॉर्म है जी कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है यार, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं कि ये है जी आपका ऑडिटर, ठीक है, ये है जी कंपनी, ऑडिटर ने की जी ऑडिट। अब अल्टीमेटली वो ऑडिट करने के बाद क्या बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट। भाई ऐसे 700 भी यही कहता है, 200 भी यही कहता है, आपको ओपिनियन देनी है, ओपिनियन देंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट में। तो क्वेश्चन ये बनता है यार, ऑडिटर्स रिपोर्ट तो आपने बना दी, ऑडिटर्स रिपोर्ट में आएगा क्या, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। तो कंटेंट के लिए सबसे पहला तो कंपनी के लिए लगता है सेक्शन 143। 143 कई सारी बातें कहता है जो आती हैं ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर। इसी के साथ बहुत सारे और भी पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। इसी में एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कारो की। जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ बातें बतानी जरूरी हैं, कुछ क्या बल्कि काफी बातें बतानी जरूरी है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट है कारो की। तो सही मायने में कारो का मतलब है कि कारो में दी गई बातें ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बतानी है। तो सही मायने में कारो 2020 कंपनी को मानने की जरूरत नहीं है, ये ऑडिटर को मानने की जरूरत है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है। तो आप कह सकते हैं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कारो। कंपनी इज नॉट बाउंड, राइट, कंपनी बाउंड नहीं है। तो कंपनी कौन सी कंपनी केस में लगेगा वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी ऑडिटर की है। कारो को मानना ऑडिटर की जिम्मेदारी है, कारो का कंप्लायंस ऑडिटर की जिम्मेदारी है। चाहे तो कहीं लिख भी सकते हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कारो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कारो। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी कि कारो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब कारो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका पूरा नाम है कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। ऑर्डर आपने कई बार एक्ट सुने होंगे, आपने कई बार नोटिफिकेशन और सर्कुलर सुने होंगे। न ये एक्ट है, न ये सर्कुलर है, न ये नोटिफिकेशन है, न ये रूल है, न ये रेगुलेशन है, ये है ऑर्डर। क्या है बच्चों, दिस इज एन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर है मिनिस्ट्री के द्वारा। अब ये मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर है तो ऑब्वियस सी बात है तो सरकारी ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो दिस इज इक्विवेलेंट टू लॉ। मैं लॉ के अंदर अपनी पहली क्लास में बताता हूं कि लॉ इज लाइक एन अम्ब्रेला। लॉ के अंदर ऑर्डर भी आएगा, रूल भी आएगा, रेगुलेशन भी आएगा, एक्ट आएगा, सब आएगा। तो ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो दिस इज अ लॉ। जरूरी नहीं है ना यार कि हर एक्ट लॉ हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक्ट लॉ हो। ऑर्डर भी लॉ हो सकता है, रूल रेगुलेशन भी लॉ हो सकता है। तो ऑल दीज कैन बी लॉ, उसमें से एक ऑर्डर भी लॉ है। तो
मानना पड़ेगा भाई, आसान शब्दों में ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा। कौन मानेगा जी? ऑडिटर मानेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 35A और 370 हट गया। यहां पर ना सेक्शन है ना आर्टिकल है, यहां पर है पैराग्राफ। क्या है बच्चे? यहां पे पैराग्राफ। कारों के अंदर 4 पैराग्राफ है, 4। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4। 4 पैराग्राफ पढ़ने हैं मात्र। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। अब पैरा 1 किस चीज को लेकर है? तो पैरा 1 है एप्लीकेबिलिटी को लेकर कि कारो किस पे लगेगा। ठीक है, मतलब कौन सी कंपनी के ऑडिट के लिए ऑडिटर को कारो मानना पड़ेगा। पैराग्राफ 2 है कि ऑडिट रिपोर्ट में कारो आपको कब से रखना है, तो दिया हुआ है भाई 1 अप्रैल 19 से जो भी रिपोर्ट बनेगी इन्होंने दिया है उसमें कारो रखना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। मेन जो कहानी है वो है पैराग्राफ 3 के अंदर, मेन जो कंटेंट है वो है पैराग्राफ 3 के अंदर। पैराग्राफ 3 में वो सारी बातें आएंगी जो ऑडिट रिपोर्ट में जानी है। ये पूरा मेन कहानी पैराग्राफ 3 में है, ये पूरे कंटेंट 21 हैं। कई बार लोग इसे क्लॉज कहते हैं, मैं जनरली इसे सब पैरा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सब पैरा, क्योंकि वो पैराग्राफ है तो ये सब पैराग्राफ हुआ, राइट। सो दिस इज सब पैराग्राफ। कुल मिला के 21 सब पैरा है, 21 सब पैराज आर देयर। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। आप कोई भी सब पैरा देखिए, आपको हर जगह ना क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या कंपनी को कैश लॉस हुआ है? क्या कोई भी रैंडम उठा लो ना, क्या कंपनी रजिस्टर्ड है क्या आरबीआई एक्ट के अंदर? ये क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज आर क्वेश्चंस। तो ऑडिटर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देगा। यस, कंपनी हैज सफर्ड द कैश लॉस, नो कंपनी हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अपने को देना पड़ेगा। अब आपका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कई बार लिमिटेशन ऑफ स्कोप के चलते, एविडेंसेस की कमी के चलते, लैक ऑफ एविडेंसेस के चलते आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट इन अ सिचुएशन टू कंक्लूड। मैं इस सिचुएशन में ही नहीं हूं कि मैं कंक्लूड कर पाऊं कि यहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू है भी या नहीं। तो आपके साथ 3 परिस्थितियां बनेंगी, या तो आंसर पॉजिटिव होगा, या तो आंसर नेगेटिव होगा, या तो आप इस सिचुएशन में ही नहीं होगे कि आप आंसर दे पाओ। ठीक है ना। पैराग्राफ 4 कहता है, पैराग्राफ 4, अगर आपने नेगेटिव आंसर दिया, क्वालिफाइड आंसर दिया, तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे। बस इतना ही है पैराग्राफ 4। आपने बोला कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आरबीआई एक्ट के अंदर, रीजंस दीजिए कि कंपनी एक एनबीएफसी है, कंपनी की एक्टिविटीज़ देखिए, आपको 45IA के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी आज तक आरबीआई को, तो नॉन कंप्लायंस है आरबीआई एक्ट का, समझाना पड़ेगा। 4 ही पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ 1 में एप्लीकेबिलिटी, पैराग्राफ 2 में कमेंसिंग डेट, पैराग्राफ 3 के मेन कंटेंट, और पैराग्राफ 4 कहता है अगर आपने नेगेटिव आंसर दिया या अनफेवरेबल आंसर दिया तो यू हैव टू प्रोवाइड द रीजन फॉर दैट, राइट। सो दिस इज कारो 2020। ये मानना, मैं फिर बोलूंगा, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। इसको मानना किसकी जिम्मेदारी है बच्चे? इसको मानना जिम्मेदारी है किसकी? ऑडिटर की। अगर ऑडिटर नहीं मानता तो ये ऑडिटर के पार्ट पे नॉन कंप्लायंस काउंट होगा। किसके पार्ट पे? बीइंग द पार्ट ऑफ ऑडिटर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं कारो में। कारो में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कारो के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले पैराग्राफ 1, सबसे जबरदस्त, सबसे इंटरेस्टिंग। ठीक है, कारो पैराग्राफ 1 क्या बोलते हैं जरा देखिए। मेरे पास ना ये बेयर है, थोड़ा बेयर को मैंने सिंप्लीफाई किया है, और मैं बहुत बार समराइज नोटिंग कराता हूं, आपको पता है, बहुत बार इलस्ट्रेशंस देता हूं। तो मैंने क्या किया हुआ है, जो भी समराइज चीजें हैं
उसको एक पीपीटी स्लाइड के अंदर प्रॉपर तरीके से बना रखा है। तो मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन मेरी हैंड रिटन काम थोड़ा कम होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में, तो आपके लिए वो सूटेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कारो 2020 की, और सबसे पहले शुरू करते हैं एप्लीकेबिलिटी से। देखिए, कहता है कारो इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी। बहुत बढ़िया। कंपनी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 20 रेफर करें तो क्लियर कर दिया गया है। कंपनी का मतलब क्या है? जिस कंपनी को आपने कहाँ बनाया है? इंडिया में। कहाँ बनाया है बच्चे? इंडिया में, ठीक है। आगे लिखा है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, मतलब जो कंपनी बनी इंडिया से बाहर है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? इंडिया में, उस पे भी कारो लगेगा। उस पे मतलब उसके ऑडिटर पे। इंडियन कंपनी पे भी कारो लगेगा। वो कंपनी, बहुत बढ़िया, वो कंपनी जो बनी इंडिया से बाहर है, लेकिन इंडिया में क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस, उस पे भी कारो लगेगा। बनी इंडिया से बाहर है, इंडिया पे क्या लगेगा? प्लेस ऑफ बिजनेस। चलो पूछते हैं इस बारे में, आप मुझे क्वेश्चन के आंसर बताना फटाफट से। सर सबसे पहली बात, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, कारो लगेगा क्या? जल्दी बोलो। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, कारो लगना है क्या? कारो की एप्लीकेबिलिटी है क्या? बिल्कुल है जी, 100% लगेगा कारो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी बनी है पेरिस में, इनका इंडिया में कोई बिजनेस ही नहीं है, इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, क्या हम उसके ऊपर कारो लगा दें क्या? इंडिया से कोई मतलब नहीं, इंडिया से कोई प्लेस नहीं, इंडिया से कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, इंडिया से कोई नाता नहीं, कारो लगा दे क्या? ना, कारो नहीं लगेगा सर। बहुत बढ़िया, कारो इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तीसरा प्रश्न, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है जर्मनी में, बनी भी जर्मनी में है कंपनी। इंडिया में ना, अगर इंडिया की बात करें आप, इंडिया में इनका स्टोर है दिल्ली में, फिजिकल स्टोर है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो गया फिजिकल, तो कारो लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी। ये 4 पॉइंट अगर आप देखें तो 4 पॉइंट के अंदर फॉर एग्जांपल कंपनी बनाई गई, इनकॉर्पोरेट की गई स्वीडन में, मान लेते हैं, ठीक है, और उनका इंडिया में कोई फिजिकल स्टोर तो नहीं है, बट इंडिया में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वेबसाइट के थ्रू, तब भी कहीं ना कहीं, अगर आपको याद हो, तो कंपनी को हम फॉरेन कंपनी मानते हैं। तो इस केस में अगर इंडिया में आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन कंपनी के थ्रू, तब भी कंपनी फॉरेन कंपनी है, कारो उस केस में भी लगेगा। तो भाई कारो लगता है इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी दोनों पे। फॉरेन कंपनी का मतलब कंपनीज एक्ट में जो दिया गया है वही लेना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी का सीधा सा मतलब है जी वो कंपनी जो बनी है इंडिया से बाहर और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? इंडिया में, उस कंपनी को आप क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। अच्छा, मुद्दा ये है कि भाई एक बात बताओ, बात सिंपल सी है कि अब कंपनी आपने जर्मनी में बनाई, ठीक है, इंडिया में उसका स्टोर खोला आपने, कोई डिपार्टमेंट खोला, कुछ भी, तो सिंपल सी बात है ना मेरे भाई, अगर जर्मनी में कंपनी बनाई है आपने तो इंडिया में स्टोर खोला तो कंपनी फॉरेन कंपनी है। एक्चुअली क्या होता है कि फॉरेन कंपनी को अपने इंडियन पीओबी के लिए, अपने इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए मेंटेन करने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए बनाने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो जिस इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आप फाइनेंशियल बनाओगे, उस इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस के जो फाइनेंशियल्स होंगे, तो फाइनेंशियल्स की ऑडिट भी होगी, और जब फाइनेंशियल्स की ऑडिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिट रिपोर्ट भी बनेगी, और जब ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो कंटेंट तो कारों के भी आएंगे, ठीक है ना बच्चा बाड़ी। तो जब कोई बाहर वाली कंपनी इंडिया में बिजनेस करेगी तो इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए फाइनेंशियल बनेंगे, और फाइनेंशियल प्रिपेयर होने के बाद उसकी ऑडिट भी होगी, और जब ऑडिट करेगा ऑडिटर तो ऑब्वियस सी बात है रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाते वक्त कारों की बातें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अब सुने मेरी बात, अगर आप यहां देखें तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, दोनों के ऊपर कारो लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बेयर तो हमें देखना ही है कारों का, साथ में मैंने समराइज़ की हुई चीज़ें पीपीटी के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो ये कारो लगना है इंडियन कंपनी पे भी और लगना है फॉरेन कंपनी पे भी, और फॉरेन कंपनी के बारे में आपको बता चुका हूँ जी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? फॉरेन कंपनी का मतलब है जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है बच्चे आउटसाइड इंडिया, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में, जो बनी है इंडिया से बाहर और इंडिया में है प्लेस ऑफ बिजनेस, उस कंपनी को अपन क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है फॉरेन कंपनी की। अब ज़रा शुरू करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी से। कहते हैं कारो इंडियन और फॉरेन कंपनी दोनों पे लगेगा, लेकिन नहीं लगने वाला किस पे? बैंकिंग कंपनी पे। नहीं लगने वाला इंश्योरेंस कंपनी पे। भावनाओं में मत बह जाना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एग्जेम्प्टेड नहीं है, एग्जेम्प्टेड है बैंकिंग इंश्योरेंस। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज नॉट एग्जेम्प्टेड। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एग्जेम्प्टेड नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे कारो लगना ही लगना है। तो एग्जेम्पशन की लिस्ट में बैंकिंग कंपनी भी है, एग्जेम्पशन के लिस्ट में इंश्योरेंस कंपनी भी है, एग्जेम्पशन के लिस्ट में सेक्शन 8 एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी भी है, एग्जेम्पशन के लिस्ट में एक ओपीसी भी है, ठीक है। एग्जेम्पशन के लिस्ट में आपकी स्मॉल कंपनी भी है। स्मॉल कंपनी का मतलब हो गया जी मैक्सिमम कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़। काफ़ी समय पहले अमेंड हो चुका था, आपको पता होगा। मैक्सिमम कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़। तो स्मॉल कंपनी के ऊपर भी कारो नहीं लगेगा। इट मीन्स 5 कंपनी एग्जेम्प्टेड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, ठीक है, ओपीसी और स्मॉल कंपनी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी, इन 5 पे कारो नहीं लगेगा। भावनाओं में मत बह जाना, मैं फिर बोल रहा हूं, ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एग्जेम्प्टेड है और ना डोरमेंट कंपनी। क्या डोरमेंट कंपनी को यहां एग्जेम्पशन दिया है क्या? नहीं। नॉर्मली आप देखें तो डोरमेंट कंपनी या जब जहां बैंकिंग इंश्योरेंस की बात होती है वहां इलेक्ट्रिसिटी की बात तो होती है, एग्जेम्पशन लिस्ट में डोरमेंट कंपनी की बात होती है, लेकिन ना डोरमेंट कंपनी का जिक्र हुआ है ना ही गवर्नमेंट कंपनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। तो दोनों पे कारो लगेगा। अगर ऑडिटर डोरमेंट कंपनी की ऑडिट करता है तो कारो मानना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तो कारो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 5 कंपनी एग्जेम्प्टेड है, ध्यान रखिए। 5 कंपनी कौन कौन से एग्जेम्प्टेड है जनाब? 5 कंपनी एग्जेम्प्टेड हैं अभी तक। तो एक तो हो गई जी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली किस सेक्शन के अंदर बनेगी भाई? ये बनेगी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, ठीक है बच्चा बाड़ी। और ये बताओ कि स्मॉल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी है? स्मॉल कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल है लाला जी 2 करोड़, और मैक्सिमम टर्नओवर कितना है? टर्नओवर है जी 20 करोड़। तो ये दोनों फिगर अचीव करेंगे एंड में तो कंपनी स्मॉल कंपनी बनेगी और कारो नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इन सारी कंपनी में कारो एग्जेम्प्टेड है। एक लास्ट पॉइंट और है, ध्यान रखना, सबसे क्लासिक पॉइंट है। कारो नहीं लगता प्राइवेट कंपनी पे। किस पे मेरे बच्चे? प्राइवेट कंपनी पे कारो नहीं लगता।
कौन सी प्राइवेट कंपनी पे जो 4 कंडीशन पूरी करेगी? 4, ए बी सी डी, 4 कंडीशन। पहली, वो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की ना तो सब्सिडरी है और ना होल्डिंग, उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। नॉन सब्सिडरी नॉन होल्डिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी, ना तो आप पब्लिक की सब्सिडरी होंगे ना पब्लिक की होल्डिंग। अगर आप पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज 71 तो वैसे भी कहता है ना यार कि पब्लिक की सब्सिडरी को पब्लिक मानेंगे, तो आप प्राइवेट बचे ही कहां, आप प्राइवेट बचे ही कहां। लेकिन अगर आप पब्लिक की होल्डिंग भी हैं तब भी आपको कारो से एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। अगर कारो से एग्जेम्पशन चाहिए तो आप ना पब्लिक के पापा होगे और ना पब्लिक के बेटे, ना पब्लिक के होल्डिंग होगे और ना पब्लिक की सब्सिडरी। नीदर द सब्सिडरी नॉर द होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, दोनों ही कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। एक के अंदर 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत लंबी चर्चा है, इस वाले पॉइंट पे बहुत समय लगेगा, ध्यान रखना। ये है ए पॉइंट, ठीक है, ना सब्सिडरी ना होल्डिंग पब्लिक कंपनी के, ठीक है, ए पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ रुपए होगा, इससे ऊपर नहीं। लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस नॉट मोर देन 1 CR ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये बी कंडीशन है। सर एक बात बताइए, पेड अप कैपिटल में कौन सी कैपिटल आएगी? दोनों, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कंसीडर करेंगे। हाँ, रिजर्व में सारे रिजर्व्स, कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, सारे, हाँ सब आएगा, सारे रिजर्व्स आएंगे सारे। सरप्लस में क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट आएगा, डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगा। मतलब जो जहां मिले सब मान लो, सबको ले लो भाई, सबको लपेट दो, छोड़ो कुछ मत। कैपिटल सारी, रिजर्व सारे, सरप्लस में जो आना है वो तो आएगा ही। तीनों मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए। 1 करोड़ तक दिक्कत नहीं है सर, 1 करोड़ तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत है 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ से ऊपर गए ना तो एग्जेम्पशन मिलना बंद। एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब प्राइवेट कंपनी नॉन सब्सिडरी नॉन होल्डिंग हुई पब्लिक कंपनी की, उनके रिजर्व सरप्लस और कैपिटल तीनों मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर नहीं होंगे बैलेंस शीट डेट पे। मुद्दा तो ये है ना मालिक, बैलेंस शीट डेट पे। बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या? 31 मार्च। बहुत बढ़िया, 31 मार्च। चलिए एक बार आपको समझाता हूं ये चीजें में क्या इंपॉर्टेंस है जी बैलेंस शीट डेट का। देखिए चलिए जी, प्राइवेट कंपनी की पहली कंडीशन क्या है? नॉन सब्सिडरी नॉन होल्डिंग, ठीक है। दूसरी कंडीशन है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए बैलेंस शीट डेट में, ठीक है। ये हो गई जी फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई जी सेकंड कंडीशन। अब जरा बैलेंस शीट डेट की बात करते हैं, समझिए जरा ध्यान से। सर साल शुरू हुआ, आपकी कैपिटल है 60 लाख की, आपने साल के बीच में 45 लाख के नए शेयर इशू कर दिए। सेक्शन 61 लगता है, नए शेयर इशू करिए, ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA करिए, OR पास करिए, कैपिटल बढ़ जाएगी। 1 करोड़ 5 लाख की कैपिटल हो गई जनाब। कुछ समय के बाद कंपनी ने अपने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं, सेक्शन 66 लगता है, इस पर ध्यान रखिए। और रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज पॉसिबल, आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से लेकर अकाउंट से लेकर लॉ तक बहुत जगह पढ़ा होगा। 1 करोड़ 5 लाख की कैपिटल थी बच्चे, 20 लाख का रिडक्शन कर दिया, बची 85 लाख की कैपिटल, 85 लाख की। और यही कैपिटल 31 मार्च को भी 85 लाख की थी, यही कैपिटल 31 मार्च को भी 85 लाख की थी, 85 लाख की। अब एक बात सुनो, ओपनिंग कैपिटल 60 लाख की,
साल के बीच में 1,05,00,000 और साल के एंड में 85 लाख। कहता है सर बैलेंस शीट डेट पे 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस शीट डेट पे तो 1 करोड़ से कम ही है। हमें ये डेट देखनी है कैपिटल के लिए, ये डेट नहीं। हमें कैपिटल के लिए ये डेट देखनी है, ये डेट नहीं। इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पे 1 करोड़ से कम है तो अल्टीमेटली कारो से एग्जेम्पशन मिल जाएगा और कारो आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो कैपिटल का फिगर साल के बीच में नहीं देखना लाला, कैपिटल का फिगर देखना है साल के एंड में 31 मार्च को। बैलेंस शीट डेट पे कैपिटल कितनी है वो मैटर करेगी। ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल ज्यादा भी हो सकती है, उसका आप रिडक्शन भी कर सकते हैं एसआर पास करके सेक्शन 66 में एनसीएलटी से पूछकर। अगर आप रिडक्शन करते हैं तो ईयर एंड पे अगर 1 करोड़ से कम है तो कारो से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया चंगा। अब देखिए शेयर कैपिटल में दो तीन बातें ध्यान रखिए। मैंने आपसे कहा कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही कैपिटल आएंगी। ठीक है, रिजर्व में सारे रिजर्व्स आएंगे, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, रेवेन्यू रिजर्व हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, सारे रिजर्व्स आएंगे। सरप्लस में क्रेडिट बैलेंस भी आएगा और डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आपको कंसीडर करना है, मस्ट बी कंसीडर्ड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। स्पेलिंग मिस्टेक है, 31 मार्च को। इट मींस फिगर इन द मिड ऑफ द ईयर आर इररिलेवेंट। साल के बीच में जो भी फिगर है उसका कोई मोल नहीं है भाई साहब, दे आर व्यर्थ, उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस होगा तो ईयर एंड में, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गई जी कैपिटल की बात, ये हो गई कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशन है नॉन सब्सिडरी नॉन होल्डिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी। सेकंड कंडीशन है कैपिटल रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ से ऊपर नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन सुनिए जरा, लोन बोरोइंग्स भी 1 करोड़ से ऊपर की नहीं होंगी। लेकिन कब? लोन बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर की नहीं होंगी बैंक या एफआई से ली हुई। ये बात गौर करना आप, बैंक या एफआई से। कब? एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा इस पर डिस्कशन करना बनता है। लोन या बोरोइंग बैंक या एफआई से 1 करोड़ से ऊपर की नहीं होगी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक बात तो क्लियर है, बैंक के अलावा किसी से लोन लो वो काउंट नहीं होगा। डायरेक्टर के फ्रेंड से लोन लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर कॉर्पोरेट लोन लो, कंपनी टू कंपनी लोन, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही है, लोन तभी काउंट होगा जब बैंक या एफआई से लिया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक से, किसी और से लिया गया लोन, इस लोन में काउंट नहीं होगा। आप कितने भी लोन लीजिए, 5 करोड़ के 10 करोड़ के लोन उठाइए, चाहे एमडी के फ्रेंड से उठाइए, चाहे इंटर कॉर्पोरेट लोन उठाइए। इंटर कॉर्पोरेट लोन समझते हो ना, रिलायंस ने अगर लोन लिया फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील से, तो क्या ये टाटा स्टील बैंक एफआई है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, दिक्कत तब है जब लोन लिया होगा बैंक या एफआई से। कितने का लोन लिया होगा? 1 करोड़ रुपए का, तब दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर होगा तो दिक्कत है, कारो लग जाएगा, कारो लग जाएगा। एक बात पर गौर करो, यहां दिया है बैलेंस शीट डेट और यहां दिया है एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब समझते हैं जी? देखो जी, स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर आउटस्टैंडिंग लोन थे 50 लाख के। ठीक है, 25 अक्टूबर को 20 लाख का लोन और लिया एक्सिस बैंक से। बैंक है ये तो। कितना लोन हो गया जी? 70 लाख रुपए। ठीक है, आगे चलकर आईसीआईसीआई से लोन लिया 40 लाख का। कितने का लोन हो गया जी? 1 करोड़ 10 लाख का। बहुत बढ़िया। फिर आर से लोन लिया। आर बेटा ना बैंक है और ना एफआई, तो आर से जो लोन लिया उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये लोन इररिलेवेंट है। तो 3 लोन लिए, 20, 40 और 10। 10 का लोन इमटेरियल है,
40 का लोन मटेरियल है, 20 का लोन मटेरियल है, 40 20 60 और 60 1 करोड़ 10 लाख। इस दिन फिगर है 1 करोड़ 10 लाख का। लेकिन साल खत्म होते होते आपने 20 लाख का लोन रीपे कर दिया, ईयर एंड में बैलेंस 90 लाख बचता है। लोन के केस में कहता है बैलेंस शीट डेट मत देखना, अगर किसी एक दिन भी 1 करोड़ से एक्सीड कर गया तो कारो लग जाएगा। कारो से एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब पूरे साल में किसी भी दिन लोन 1 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचा। अगर लोन 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया तो कारो लग जाएगा। तो कारो से एग्जेम्पशन मिलना है जब लोन 1 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एक भी दिन 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो कारो लग जाएगा। यहां पे बैलेंस शीट डेट इममटेरियल है। जैसे शेयर कैपिटल में आप बैलेंस शीट डेट देखते हैं, यहां बैलेंस शीट डेट नहीं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं। अगर एक दिन 1 करोड़ 10 लाख का हो गया तो कारो एप्लीकेबल है सर, बैलेंस शीट डेट को नहीं देखना यहां पे, ठीक है। तो बैलेंस शीट डेट पे तो 90 लाख का है, लेकिन कहता है 11 दिसंबर को ये 1 करोड़ से ऊपर था, इसलिए कारो लग जाएगा, इसलिए कारो लग जाएगा, ठीक है जी। तो कारो इज एप्लीकेबल, रीजन बीइंग द अमाउंट ऑफ द लोन इज मोर देन 1 CR ऑन 11th of December। अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम में 1 करोड़ से ऊपर होगा तो कारो विल बी एप्लीकेबल, ठीक है जी। इस बेचारे का लोन तो वैसे भी काउंट नहीं करेंगे। चलिए सही है, बेहतरीन। लोन को लेकर मैं आपको 3-4 बातें बता देता हूं। लोन में हमेशा देखना आउटस्टैंडिंग बैलेंस, टोटल कुछ भी हो सकता है सर। लोन हमेशा क्या देखते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लोन में वही लोन देखते हैं जो बैंक FI से आया है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लोन में देखते हैं कि बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर एक भी दिन 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो फिर तो कारो लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है जी लोन को लेकर ध्यान रखिए, ओनली दोज लोन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक FI विल बी कंसीडर्ड। कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखेंगे, पूरा एग्रीगेट अमाउंट नहीं। और ध्यान रखिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम में 1 करोड़ से एक्सीड कर गया तो कारो लग जाएगा। बैलेंस शीट डेट इररिलेवेंट है यहाँ पे। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बात लोन की होगी यहाँ पर सारे लोन आएंगे। सारे लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, CC अरेंजमेंट्स, डिमांड लोन, सब आएगा सर। लोन मतलब लोन, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, CC अरेंजमेंट्स हो, ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो, चाहे आपका मतलब कोई भी लोन हो यार, लोन तो लोन है, हर लोन आएगा। एवरी लोन विल बी काउंटेड इन दिस लिमिट ऑफ 1 CR ईच एंड एवरी लोन, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा, शॉर्ट टर्म लोन भी आएगा, डिमांड लोन भी आएगा, CC अरेंजमेंट भी आएंगे, सब कुछ आएगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है जी। तो मैं प्राइवेट कंपनी में अभी तक आपको बता चुका हूं जी कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? नॉन सब्सिडरी एंड नॉन होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। कैपिटल रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ से ऊपर नहीं होंगे, बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर नहीं होगी, यहां बैलेंस शीट डेट और यहां एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यहां कैपिटल, दोनों कैपिटल, रिजर्व सारे रिजर्व सारे सरप्लस, ठीक है, और यहां बैंक FI का लोन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी कंडीशन, टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। अच्छा सर एक बात बताओ कि प्राइवेट कंपनी से एग्जेम्पशन चाहिए अगर, तो मतलब ये एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी या चारों? 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर का नहीं होगा। रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू का मतलब पता है क्या है? चलो वहां लिखा ही है वैसे मैंने यहां गंद नहीं फैलाते आपके लिए। रेवेन्यू का मतलब है टर्नओवर भी आएगा इसमें, अदर इनकम भी आएगी। एक बात बताओ, बैंक में FD कराई है कंपनी ने, FD पे ब्याज मिलता है, क्या टर्नओवर है क्या? नहीं तो
क्या रेंटल इनकम आ रही है? क्या टर्नओवर है? क्या नहीं तो। स्क्रैप बेच दिया, क्या टर्नओवर है? क्या नहीं तो। पुराने न्यूज़पेपर मिसलेनियस रिसीट बेच दी, क्या टर्नओवर है? क्या नहीं तो। लेकिन टोटल रेवेन्यू तो है। तो टोटल रेवेन्यू में टर्नओवर भी आएगा और अदर इनकम भी आएगी, दोनों मिलाकर 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। इट शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़ एज पर द P&L, एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब साल खत्म हुआ होगा तो पूरे साल का टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जब आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस जो आप बंद कर रहे हैं, वहां से भी जो रेवेन्यू आया है उसे भी कंसीडर करेंगे। जो आपके देखो अलग अलग SKU हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, अलग अलग आपके सेगमेंट हो सकते हैं। अगर आप कोई सेगमेंट बंद भी कर रहे हैं तो वहां से भी जो रेवेन्यू आया है उसे भी यहां काउंट करेंगे, ध्यान रखिए, उसे भी यहां काउंट करेंगे। तो सारा का सारा रेवेन्यू इंक्लूडिंग द ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग द नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, इंक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मिलाकर 10 CR से ऊपर नहीं होना चाहिए। इफ ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इन दैट केस यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कारो से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर चारों कंडीशंस पूरी होंगी तब। अगर चौथी कंडीशन की बात करें तो फोर्थ कंडीशन क्या कहती है जी? फोर्थ कंडीशन कहती है जी, अगर आप पढ़ें एक बार जरा यहां से, कि टोटल रेवेन्यू में टर्नओवर और अदर इनकम दोनों आएगी और टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस भी आएंगे। तो ये चारों कंडीशन पूरी करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी एग्जेम्प्टेड। तो कुल मिला के अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा है एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी में कंपनी इंडिया वाली, फॉरेन कंपनी, दोनों पे लगना है कारो। तो बाहर वाली कंपनी में भी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है उस पर भी कारो लगेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा अगर बनी इंडिया से बाहर है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, तो कारो नहीं लगने वाला। साथ में 6 कंपनी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का जो एग्जेम्पशन है जबरदस्त कंडीशनल है, 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी तभी आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्मॉल OPC, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, प्राइवेट कंपनी, फॉर द कंडीशन इफ ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 4 कंडीशन कौन कौन सी है? नॉन सब्सिडरी, नॉन होल्डिंग, रिजर्व सरप्लस कैपिटल 1 करोड़ से ऊपर नहीं, लोन 1 करोड़ से ऊपर नहीं, टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर नहीं, ठीक है ना। लोन में सारे लोन आएंगे, बैंक FI वाले, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कैपिटल के अंदर दोनों कैपिटल आएंगी, रिजर्व में सारे रिजर्व्स आएंगे, और जहां तक रेवेन्यू की बात है तो टर्नओवर या अदर इनकम भी आएगी। ये हमने कर लिया है पैराग्राफ फर्स्ट आपका एप्लीकेबिलिटी को लेकर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी के बाद और बात करते हैं नई, और जो नई बात है जी वो है पैराग्राफ 3 की। और पैराग्राफ 3 के अंदर जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कंटेंट्स मिलेंगे, और पैराग्राफ 2 के अंदर तो खैर बात दी गई एप्लीकेबिलिटी की, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पैराग्राफ 3 में कंटेंट्स मिल जाएंगे, मैटर्स मिल जाएंगे जो रिपोर्ट के अंदर बताने हैं, ठीक है ना। तो ये मैटर्स पैराग्राफ 3 का पार्ट हैं। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा, इसे जनरली मैं सब पैरा बोलता हूँ, दिस इज सब पैरा एंड दिस इज क्लॉज, ठीक है। सो दीज आर सब पैरा 1, सब पैरा 2, सब पैरा 3, ठीक है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो पैराज हैं वो हैं 21। कितने पैरा पढ़ने हैं भाई? 21 पैराज आर देयर। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। और डिटेल है, काफ़ी कंटेंट है। अगर आप कंपेयर करें कारो 16 से तो उसमें थोड़ा कंटेंट कंपैरेटिवली कम था, लेकिन अब तो बात कारो 20 की हो रही है। देखिए जी कारो 20 की बातें क्या कहती हैं, देखिए कहते हैं सर सबसे पहली बात, क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है PPE को लेकर? PPE को लेकर, यहां भी PPE होगा। क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है PPE को लेकर? सर इंटेंजिबल एसेट्स, बिल्कुल जी इंटेंजिबल एसेट्स की बात की गई। अगर आप सेकंड पॉइंट में देखें तो क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर? मतलब PPE भी कवर्ड है और इंटेंजिबल एसेट्स भी कवर्ड है। सर प्रॉपर रिकॉर्ड किसके बारे में?
इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, कितनी मशीनरीज हैं आपकी, कितनी ज़मीनें, कितनी बिल्डिंग है आपकी, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, इंक्लूडिंग द क्वांटिटी एंड द सिचुएशन ऑफ पीपीई। क्या हालात हैं पीपीई के, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ पीपीई। ये आपको दो बातों को लेकर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे कि कितनी पीपीई हैं और अभी उनकी एग्जिस्टिंग हालात क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपीई आपकी इम्पेयर हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं पीपीई आपकी ऑब्सोलीट हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपीई को उस बैलेंस शीट में नहीं मिलना चाहिए स्थान, ठीक है ना। तो आप दो बातें ध्यान रखिए, एक तो क्वांटिटी और एक सिचुएशन। लेकिन जैसे ही आप इंटेंजिबल एसेट्स पे आएंगे तो इंटेंजिबल एसेट्स में डिटेल नहीं दी, जैसे यहाँ क्वांटिटी सिचुएशन की डिटेल दी है, इंटेंजिबल एसेट में इतना दिया है कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे होंगे फुल पर्टिकुलर्स को लेकर रिगार्डिंग द इंटेंजिबल एसेट, बट क्वांटिटी और सिचुएशन की चर्चा इंटेंजिबल एसेट में नहीं की, जो चर्चा कहाँ पे की गई है, पीपीई के अंदर। बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या मैनेजमेंट पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल में कर रहा है क्या? इंटेंजिबल एसेट का तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा नहीं, लेकिन पीपीई का तो होगा ना, एट रीजनेबल इंटरवल। रीजनेबल इंटरवल कब आएंगे? कारों ने बोला नहीं है, हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट पीपीई को या इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करेगा। अभी बात पीपीई की हो रही है, तो पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल फिजिकल वेरिफिकेशन किया और पता चला कि जी वो 50 करोड़ की मशीनरी मिली है और बुक्स में आपने जो वैल्यू दिखाई हुई रिकॉर्डेड फिगर्स वो है 70 करोड़ के, तो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन में 50 करोड़ और बुक्स में जो वैल्यू दिखाई गई है 70 करोड़, तो मेरे भाई ये डिस्क्रिपेंसी तो है, और ये डिस्क्रिपेंसी छोटी मोटी नहीं है, 20 करोड़ की डिस्क्रिपेंसी है, मतलब दिस इज अ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। वो मटेरियल शब्द तो सब्जेक्टिव है, एंटिटी टू एंटिटी बदलता रहेगा, लेकिन हाँ अगर कोई बड़ी डिस्क्रिपेंसी है जो वेरिफिकेशन में पाई गई है तो क्या उसे प्रॉपर तरीके से डील किया गया है बुक्स में। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर फिजिकली 50 करोड़ की आपकी पीपीई मिल रही है तो क्या बुक्स में 70 करोड़ दिखाना वाजिब है क्या? क्या अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीनरी है, वो 10 यूनिट है, फिजिकल वेरिफिकेशन में 10 यूनिट मिली है, तो क्या बुक्स में 13 यूनिट दिखाना वाजिब है क्या? भाई एक बात बताओ, अगर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन में एसेट कम मिल रही है तो आपको अपनी बुक्स चेंज नहीं करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए सर। अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आती है तो यू विल ऑल्टर द बुक्स अकॉर्डिंगली। ये बात ऑडिटर चेक करेगा क्या मैनेजमेंट ने बुक्स को अकॉर्डिंगली डील किया है या नहीं, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली उसे डील किया है या नहीं, ठीक है। अगली बात, ये मस्त पॉइंट है, देखो इसमें कई सारे पॉइंट ना आप वैसे भी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या टाइटल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी की और मूवेबल की परचेज इनवॉइस, अब ज़मीन या बिल्डिंग है तो उसकी टाइटल डीड ही बनेगी इमूवेबल की, लेकिन मूवेबल है जैसे मशीनरी है तो मशीनरी की टाइटल डीड तो बनेगी नहीं, उसका इनवॉइस होगा, ठीक है ना। क्या वो टाइटल डीड, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्लाइंट के नाम पे, एंटिटी के नाम पे है या नहीं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, मेरी एक कंपनी है, एक मैं इंडिविजुअल हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, अगर मेरे नाम पे कोई ऑफिस की जगह है तो क्या आप उसे कंपनी की जगह मान लेंगे क्या? क्या कंपनी अपनी बैलेंस शीट में उस एसेट को दिखा सकती है जो डायरेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी है? जब मेरी कंपनी का ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आएगा तो वो ये चेक करेगा ना कि कंपनी की बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दिखाई गई हैं वो सही में कंपनी के नाम पे है या नहीं। अरे एक बात बताओ, अगर रिलायंस की प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है तो रिलायंस के नाम पे होनी चाहिए ना, मुकेश अंबानी के नाम पे थोड़ी चलेगी। तो आप चेक करेंगे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके नाम पे होनी चाहिए बच्चे? दिस मस्ट बी इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर नहीं है, ध्यान रखना, अगर नहीं है
तो ये जानकारियां देनी पड़ेंगी। ये 6 जानकारी, प्रोवाइड द डिटेल्स। ये 6 जानकारी कौन कौन सी? एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, आप बताइए कौन सा लैंड है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी बिल्डिंग है, लैंड सिचुएटेड इन नोएडा, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू है 50 करोड़ का, हेल्ड इन द नेम ऑफ अंकित ओबरॉय, ठीक है जी। वेदर प्रमोटर, यस, अंकित ओबरॉय इज द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी, पीरियड हेल्ड 3 ईयर्स से। आप कह रहे हैं क्यों नहीं अपने नाम पे कंपनी करा पाई, तो कह सकते हैं सर कोई डिस्प्यूट था, उसमें रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, कोई लीगल मैटर था, कोई गवर्नमेंट की ज़मीन थी, डिस्प्यूटेड ज़मीन थी, जो भी मैटर है, किस कारण से वो कंपनी के नाम नहीं हो पाई, वो आपको लिखना पड़ेगा। 6 बातें आपको बतानी पड़ेंगी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कंपनी अपने फाइनेंशियल में तो बता रही है लेकिन उसके टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी जो फाइनेंशियल में तो बताई जा रही है, फाइनेंशियल में तो बताई जा रही है लेकिन वो उसके नाम पे नहीं है, तो आपको 6 बातें बतानी पड़ेंगी। 6 बातें कौन कौन सी? प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, हेल्ड इन द नेम ऑफ, क्या जिसके नाम पे होल्ड की, वो डायरेक्टर प्रमोटर है क्या उसका रिलेटिव है, क्या एम्प्लॉई है, क्या, और कितने समय से होल्ड किया और क्यों कंपनी ने अपने नाम पे होल्ड नहीं की। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, किसके नाम पे है, क्या वो डायरेक्टर प्रमोटर है, कब से है और क्यों आपके नाम पे नहीं है, ठीक है ना। ये वो प्रॉपर्टी है जो आप ओन कर रहे हैं, क्योंकि लीज होल्ड एसेट होगी तो वो तो वैसे भी आपके नाम पे नहीं होगी। अगर कंपनी ने लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो तो वैसे ही कंपनी की नहीं है। तो कह रहा है जब इस पॉइंट को आप समझेंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तो वो प्रॉपर्टी कंसीडर मत करना जो लीज पे ली गई है, जहाँ पे कंपनी लेसी है। बस वहाँ एक चीज़ देख लेना कि लीज एग्रीमेंट कंपनी के नाम पे होना चाहिए। वहाँ टाइटल डीड नहीं दिखेगा, वहाँ लीज एग्रीमेंट दिखेगा। अगर कंपनी अपने आप को ओनर बता रही है किसी प्रॉपर्टी की तो टाइटल डीड कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। और अगर लीज पे प्रॉपर्टी ली गई है तो जो लीज पे देता है वो लेसर है और आपका क्लाइंट लेसी है, तो प्रॉपर्टी लेसी के नाम पे होनी चाहिए। द लीज एग्रीमेंट मस्ट बी इन द नेम ऑफ द लेसी। अगर ऐसा नहीं है, चाहे टाइटल डीड की बात करें, तो वहाँ पे आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी। ये 6 बातें, कौन सी प्रॉपर्टी, कितनी वैल्यू है, किसके नाम पे है, क्या जिसके नाम पे वो डायरेक्टर प्रमोटर है, कब से है और क्यों कंपनी के नाम पे नहीं है। ये 6 बातें बताइए, ठीक है जनाब। आगे बढ़ते हैं। 3 बातें हो चुकी हैं, कौन कौन सी? क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं, क्या पीपी को लेकर, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं, क्या इंटेंजिबल एसेट को लेकर, क्या पीपी का फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल में हो रहा है क्या, और क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर मिली है तो क्या उसे डील किया गया है क्या, और तीसरी बात टाइटल डीड क्लाइंट के नाम पे है क्या, और लीज एग्रीमेंट क्लाइंट के नाम पे है क्या, और अगर टाइटल डीड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, 6 बातें बताएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं साथ साथ में समरी भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी तक। कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, क्वांटिटी एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई एंड फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी। क्या पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है रीजनेबल इंटरवल में, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी को ठीक किया गया है नहीं, ठीक है, अभी तक तो यही आया है। और कौन सा पॉइंट है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो अगले पेज में मिलेगा आपको, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है जनाब, क्या पीपीई का रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, क्या पीपीई का रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, या इंटेंजिबल एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, या दोनों का रिवैल्यूएशन हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर। 2 बातें ध्यान रखिए। अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा ही हुआ होगा। कोई भी ऐरा खैरा नत्थु गैरा आपकी रिवैल्यूएशन नहीं करेगा।
रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा ही हुआ होगा। द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है जी। साथ में अगर रिवैल्यूएशन करते वक्त, मेरी बात समझना ध्यान से, रिवैल्यूएशन करते वक्त फर्क मिलता है आपको। अब जैसे आपकी पीपीई है, यहां पे एक लैंड है, यहां पे एक बिल्डिंग है, ठीक है जी, यहां पे एक मशीनरी है। लैंड की वैल्यू जनाब बताई गई 50 करोड़, बिल्डिंग की वैल्यू 70 करोड़ और मशीनरी की वैल्यू थी जी 40 करोड़ की। ठीक है। अब देखो जी, मशीनरी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मोर और लेस जो था वो डेप्रिसिएशन मशीनरी की अगर बात करें तो वो उतनी ही वैल्यू आई जितनी वो बता रहे थे माइनस डेप्रिसिएशन। लैंड की जब वैल्यू का असेसमेंट किया गया तो पता चला सर लैंड की जो वैल्यू है दिस इज अराउंड 65 CR रिवैल्यूड। So these are the carrying values and these are the revalued amount। ठीक है जनाब। और जब बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया तो पता चला बिल्डिंग की वैल्यू है जी 68 CR। ठीक है। अगर आप एग्रीगेट में देखें तो जोड़ो जनाब इसको, ये हो गया 160 CR, इनको जोड़ो भाई, इनकी कितनी हो गई 130, 133, 173 CR। ठीक है जनाब। कितने परसेंट का फ्लक्चुएशन है बताएंगे आप मुझे? ये फ्लक्चुएशन आ जाएगा जी करीब करीब मुझे लगता है 8% के आसपास का। 160 यही मान लेते हैं, चलो जी, हाँ करीब करीब मोटा मोटी 8% लिख देते हैं। 172.8 आ रहा है, 8% लिख देते हैं। क्या 10% का इफेक्ट है क्या रिवैल्यूएशन के बाद? नहीं। कहता है सर अगर रिवैल्यूएशन के बाद जो प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है रिवैल्यूएशन में, अगर वो 10% से ऊपर है तो उसे बताइए क्या ये 10% से ऊपर है क्या? नहीं। लेकिन कमाल की बात, कहता है 10% से ऊपर का चेंज अगर आया है किसी भी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी में, ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, तो 10% जनाब आपको एक साथ नहीं देखना, 10% देखना है ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी में। यहां तो 10% है ही नहीं, 70-68, यहां भी 10% क्या, यहां तो चेंज ही नहीं है। और यहां पे अगर आप माने तो करीब करीब 5-5-5 30% का इंक्रीमेंट है। ओवरऑल इंक्रीमेंट है 8% का, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो 30% का इंक्रीमेंट है। कहता है सर क्लास ऑफ एसेट, ईच क्लास ऑफ एसेट अगर उसमें 10% का बदलाव है तो ऑडिटर को ये चेंज बताना पड़ेगा। दिस चेंज मस्ट बी रिपोर्टेड, द चेंज where it is 10% or more on each class of asset. So it is 10% or more on this particular land. So this change must be reported by the auditor. Getting my point? कि कोई भी change अगर 10% से ऊपर of the aggregate of the net carrying value of each class of property. Getting my point? What is the meaning of each class of property? ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी भी प्रॉपर्टी में अगर 10% का बदलाव है यू हैव टू डिस्क्लोज दैट चेंज, वो आपको बताना पड़ेगा जनाब। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, क्या दो बातें हो गई भाई। रिवैल्यूएशन में पहली बात क्या हुई है जनाब? रिवैल्यूएशन में पहली बात हुई है कि रिवैल्यूएशन तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही करेगा, और दूसरी बात हुई है जनाब कि रिवैल्यूएशन में अगर बदलाव आता है 10% या उससे ऊपर का तो ये आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ चेंज। ठीक है जी, बढ़िया। अगला पॉइंट, क्या कंपनी की कोई भी बेनामी संपत्ति पहचानी गई है क्या? आपने सुना होगा बेनामी संपत्ति के बारे में।
क्या कंपनी की कोई भी बेनामी संपत्ति पहचानी गई है क्या? और क्या उसे पहचानने के बाद सरकार ने कोई कार्यवाही शुरू की है क्या, या कोई कार्यवाही चल रही है क्या? प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड और पेंडिंग, इनिशिएटेड और पेंडिंग, द प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में आपने शायद पहले भी कभी टैक्स के अंदर सुना होगा। जिस प्रॉपर्टी को लेकर कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करता उसे हम बोल देते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जानबूझकर एक फिक्टिटियस ओनर के नाम पे आप लेते हैं ताकि टैक्स इवेजन कर पाएं। इसीलिए उस केस में कंपनी अगर कोई बेनामी संपत्ति होल्ड करती है जिसे सरकार ने पहचान लिया और आपके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई या कार्रवाई चल रही है आपके ऊपर, ठीक है ना। शुरू हो गई मतलब इस साल में ही शुरू हुई है, जिस साल की आप ऑडिट कर रहे हैं, या आपके ऊपर पहले से चली आ रही है अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है ना, BTPA एक्ट, ठीक है, 1988। अगर ऐसा कुछ है तो क्या कंपनी ने इसे डिस्क्लोज किया है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? अगर कोई बेनामी संपत्ति पहचानी गई है तो क्या कंपनी ने इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैं PPE के 5 पॉइंट्स, ठीक है। एक बार मैं ज़रा आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा समरी के अंदर ताकि आप इसे बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ सकें। प्रॉपर रिकॉर्ड्स, PPE को लेकर, इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर, फिजिकल वेरिफिकेशन, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसे दूर किया गया है क्या? तीसरी बात मैंने आपको ये बताया, क्या टाइटल डीड क्लाइंट के नाम पे है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की? अगर नहीं है, इफ़ नॉट, तो 6 बातें बताइए, वो आपके सामने है। डिस्क्रिप्शन, कैरिंग वैल्यू, किसके नाम पे, क्या वो डायरेक्टर प्रमोटर रिलेटिव है, कब से और क्यों नहीं है कंपनी के नाम पे, ठीक है। साथ में क्या रिवैल्यूएशन किया है क्या आपने? अगर रिवैल्यूएशन किया है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही करेगा, बच्चे ध्यान रखिए। साथ में अगर 10% या उससे ऊपर का बदलाव आता है तो इट मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक है। और क्या आपकी कोई बेनामी संपत्ति पहचानी गई है? अगर पहचानी गई है और आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है, चल रही हैं, तो ये बात इंश्योर करें कि कंपनी ने इसे डिस्क्लोज किया होगा, ठीक है। तो ये साथ में समराइज्ड मैं लेके चल रहा हूँ, बेयर तो है ही, समराइज भी आपके साथ है ताकि साथ में हम इसका रिकैप कर सकें, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब चलिए जी बात करते हैं ज़रा आगे की, और आगे की बात क्या होती है ज़रा देखिए। व्हाट्सएप इन्वेंट्री क्या कहती है, देखिए इन्वेंट्री के लिए जी आपको मिलेगा सब पैराग्राफ 2, और इन्वेंट्री की कहानी क्या कहती है देखें। इन्वेंट्री की कहानी कहती है सर, अगेन एक पॉइंट सिमिलर है लेकिन सेम नहीं। क्या इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है क्या रीजनेबल इंटरवल में? और अगर कहीं भी कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है तो उसे ठीक किया है या नहीं? थोड़ा बात को समझना है, इस पॉइंट को ध्यान से। पीपी में हमने पता है क्या देखा, डिस्क्रिपेंसी मटेरियल होगी तो कंसीडर की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सर यहां पे कहानी थोड़ी अलग है। यहां पे कहता है डिस्क्रिपेंसी अगर 10% की है, कितनी डिस्क्रिपेंसी है बच्चे? 10% की, तो उसे मटेरियल मानेंगे। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं खत्म कर देता हूं अभी। ऊपर ना डिस्क्रिपेंसी मटेरियल होगी, कितनी होगी ये पता नहीं, तो 10% ऊपर भी पड़ा था, 10% ऊपर पड़ा था रिवैल्यूएशन के लिए लाला। 10% ऊपर किसके लिए पड़ा था? रिवैल्यूएशन के लिए। अगर रिवैल्यूएशन किया और चेंज आया 10% से ऊपर, तब उस केस में उसे इंडिकेट करना पड़ेगा डिस्क्रिपेंसी में, फिजिकल वेरिफिकेशन में कितना चेंज आएगा ये स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री के अंदर ये बोला कि अगर डिस्क्रिपेंसी आती है फिजिकल वेरिफिकेशन करने में और वो 10% है,
वो 10% है तो उसे मटेरियल मानेंगे। आप बताएं कि क्या वो डील की गई है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसके 2-3 मायने हैं सर। सबसे पहला मायना ये है कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि इन्वेंट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिस्क्रिपेंसी मिलना वाजिब है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे चेंज होती रहेंगी, सर्कुलेटिंग होगी। तो 10% से कम के चेंज को इममटेरियल चेंज मानेंगे आप। अगर इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन में 6%, 5%, 8% का बदलाव आया तो वो एक इममटेरियल चेंज है। ऑडिटर को उसे देखने बताने की ज़रूरत नहीं। ऑडिटर वही चेंज देखेगा जो 10% या उससे ऊपर है। मतलब पीपी में रिवैल्यूएशन में 10% दिया है और यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन में 10% दिया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, मेरी उस कंपनी के अंदर कई तरह की इन्वेंट्रीज़ हैं। एक तो भाई बुक्स हैं, दूसरा है जी पेन ड्राइव है फॉर एग्ज़ाम्पल, और तीसरा क्या है जी, तीसरे इन्वेंट्री में क्या आ जाएगा जी, मेरे को बताओ। सर्विस वालों को तो सोचना पड़ता है कि इन्वेंट्री में और क्या आएगा। ठीक है, बढ़िया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू है और ये फिज़िकल वेरिफिकेशन हुआ तो ये चीज़ें पता लगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो एक तो बुक्स हो गया, एक पेन ड्राइव हो गई, खाली पेन ड्राइव वो भी है तो इन्वेंट्री ही। ठीक है, और इन्वेंट्री क्या आ गई जनाब, और इन्वेंट्री आ गई, मानो हम बच्चों को पेन और स्टेशनरी आइटम भी बेचते हैं, नोटबुक, पेन भी, ठीक है, डायरी। इसकी वैल्यू दी गई है बुक्स की 10 लाख रुपए की, पेन ड्राइव की वैल्यू दी गई है 6 लाख रुपए की, और इसकी वैल्यू दी है जी 4 लाख रुपए की। जब फिज़िकल वेरिफिकेशन किया तो बुक्स निकली 9.5 लाख की, पेन ड्राइव निकली करीब करीब 5,75,000 की। लेकिन जब प्रिंटिंग स्टेशनरी देखा तो 4 लाख की नहीं, प्रिंटिंग स्टेशनरी तो भाई करीब करीब हमारे पास पड़ी थी 5.5 लाख की। हमारा तो असेसमेंट ही गलत था। बच्चे हमसे न पेन खरीद रहे हैं न ही स्टेशनरी आइटम। प्रिंटिंग मतलब स्टेशनरी जो है जो हम बेचते हैं बच्चों को, नोट, ये इमेजिनरी है, बेचते नहीं है भाई। नोटबुक है, पेन है, ठीक है, डायरी है, कैलेंडर है, ये सब भी बेचते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो 5.5 लाख की, भाई ये बताओ कितना चेंज आ गया। 10, 6, 16, 4, 20 लाख रुपए। और फिजिकल वेरिफिकेशन में कितना मिला, इसमें मिला 9.5 और 5, 10 और 15, 20, 75। तो चेंज तो ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है। कितने परसेंट होगा, मान लो 5% भी नहीं है, 4.5% के आसपास है, ठीक है, पर लेस देन 5%। 10% है क्या। अगेन पीपी वाला फंडा, टोटल नहीं देखना, ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री में देखना है। यहाँ 5% का चेंज है, यहाँ तो काफ़ी कम चेंज है, मतलब मान के चलिए कि 4% के आसपास। और यहाँ जो चेंज है जनाब, ये चेंज तगड़ा है। ये चेंज आप मान के चलिए करीब करीब 35% के आसपास का है, ज़्यादा बल्कि, ठीक है। चलो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 35%, ठीक है, मान लेते हैं 35%। तो क्या एग्रीगेट 10% का चेंज है क्या, नहीं, लेकिन इस क्लास ऑफ इन्वेंट्री में 35% का चेंज है। ध्यान रखिए, थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, 5%, 2%, 4%, 6%, सर ये चेंज एक्सेप्टेबल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है खुद कारो 2020। क्योंकि अगर चेंज 10% से ऊपर है, 10% या उससे ऊपर हुआ, तभी उसे मटेरियल चेंज मानेंगे और उसे ठीक किया जाएगा। अच्छा, पीपी में 2%, 1% का भी चेंज हो, चेंज मतलब डिस्क्रिपेंसी हो, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8% कोई दिक्कत नहीं। इन्वेंट्री में, फिजिकल वेरिफिकेशन में इन्वेंट्री घटती बढ़ती रहती है ना यार। लेकिन अगर आप बात करें 10% या उससे ऊपर की, तो वो मटेरियल चेंज मानेंगे। क्या उसे ठीक किया है क्या,
मैनेजमेंट ने अपनी बुक्स में। अब ठीक तो करना पड़ेगा भाई, 4 लाख की इन्वेंट्री दिखा रहे हो, निकली 5.5 लाख की। पेन के पेन पड़े हुए थे हैंडल, ऐसा होता है कई बार। देखिए चलिए, एक बात और है जो पीपीई के अंदर नहीं थी। एक तो पीपीई में फिजिकल वेरिफिकेशन में परसेंटेज नहीं था, वो यहां मिल गया। दूसरा क्या था कि पीपीई में ये वाला पॉइंट नहीं था, द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया इन्वेंट्री का, उसका कवरेज और उसका प्रोसीजर सही है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है अत्यधिक सैंपलिंग की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, जो प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए गए वो ठीक नहीं है। जहां एक्सपर्ट की ज़रूरत थी एक्सपर्ट को भी नहीं बुलाया गया। तो सर ये इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन में कुल मिला के 3 बातें हो गई इन्वेंट्री में। एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन टाइमली इंटरवल में हो रहा होगा, दूसरा प्रोसीजर एंड कवरेज एप्रोप्रिएट होगा, तीसरा अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी 10% है उससे ऊपर की तो उसे बुक्स में डील किया गया होगा। 3 हो गए कुल मिला के जी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले वाले की। क्या कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल की लिमिट, पता होगा आपको सीसी लिमिट बनती है, कैश क्रेडिट लिमिट, क्या कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ऊपर की बनवाई है? क्या खेला है भाई साहब? क्या कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल की लिमिट 5 करोड़ से ऊपर की बनवाई है क्या? क्योंकि सर अगर 5 करोड़ से ऊपर की लिमिट है तो बेटा मैं आपको बता दूं, आज की डेट में इतनी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स बन रही हैं और ज़्यादातर वो एनपीए हो जाती हैं, क्योंकि लोग निकालते तो बिजनेस के नाम पे हैं, बनाते तो बिजनेस के नाम पे, पर्सनल हॉलीडे चल रहा है, पर्सनल गाड़ियाँ आ रही हैं और बैंक का पैसा कभी जमा ही नहीं होता और अल्टीमेटली वो क्या बन जाता है? एनपीए। बैंक ऑडिट में आपने सुना या पढ़ा होगा, अगर 90 दिन तक सीसी से विड्रॉ कर लिया और 90 दिन तक 1 रुपये जमा नहीं किया तो 90 दिन के बाद सीसी बन जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर, अल्टीमेटली इट विल बिकम एनपीए। तो अगर 5 करोड़ से ऊपर की, ध्यान रखना सीसी है 5 करोड़ से ऊपर की, तो सीसी बनवाते वक्त आपको देना पड़ता है स्टॉक स्टेटमेंट, सीसी बनाने वक्त आपको देना पड़ता है अपने रिटर्न्स। तो आप चेक करेंगे बीइंग द ऑडिटर कि जिस एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हैं अगर उसकी सीसी 5 करोड़ से ऊपर की बनी है तो क्या उसने अपने स्टॉक स्टेटमेंट फाइल किए हैं? क्या उसने अपने क्वार्टरली रिटर्न्स जमा किए हैं क्या? और जो डेटा वहां इन्वेंट्री का दिया गया है स्टॉक स्टेटमेंट में, पता चला स्टॉक स्टेटमेंट बोल रहे 6 करोड़ 15 करोड़ की इन्वेंट्री है, बुक में दिखा रहा है 4 करोड़ रुपए। समझ रहे हो बेटे? बैंक से ज़्यादा सीसी बन जाए इसलिए स्टॉक स्टेटमेंट में इन्वेंट्री इन्फ्लेट करके दिखा दी, जबकि एक्चुअल में तो इन्वेंट्री कम थी। ऑडिटर चेक करेगा अगर 5 करोड़ से ऊपर की 5 करोड़ से ऊपर की आपको सैंक्शन कर दी गई सीसी लिमिट बैंक या एफआई से, तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट एसेट के बेसिस पे ही होती है, ये बात ध्यान रखिए। तो क्या क्वार्टरली रिटर्न्स जो हैं वो फाइल किए गए हैं कंपनी के द्वारा, उस बैंक और एफआई के पास स्टॉक स्टेटमेंट फाइल किए गए हैं क्या? तो जो स्टॉक स्टेटमेंट में जानकारी दी गई है वो जानकारी बुक्स के हिसाब से टैली कर रही है क्या? बुक्स में इन्वेंट्री 3 करोड़ की और स्टॉक स्टेटमेंट जो बैंक के पास दे रहे हो उसमें 15 करोड़ की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लिमिट बन जाए बैंक से। ये तो गलत है सर। तो आप चेक करिए क्या क्वार्टरली रिटर्न्स, क्या स्टॉक स्टेटमेंट फाइल किए हैं, और किए हैं तो जो वहाँ बताई गई इन्वेंट्री वही बुक्स में है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो जानकारी दीजिए, और ऐसा नहीं है तो जानकारी दीजिए। ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? 5 करोड़ से ऊपर की सीसी है, जो आपने स्टॉक स्टेटमेंट फाइल किए हैं, जो आपने रिटर्न्स दिए हैं, क्या वो टैली कर रहे हैं क्या बुक्स के साथ, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी? इस केस में अगर आप मिलाएं इसको, अगर समराइज पॉइंट से हम देखें तो समराइज पॉइंट में क्या दिया गया देखें आप जरा। समराइज पॉइंट क्या कहते हैं भाई? 4 पॉइंट है समरी के। पहला है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया है मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल में, क्या कवरेज प्रोसीजर एप्रोप्रिएट है क्या? पहला पॉइंट, बहुत बढ़िया। अगर डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ऊपर की है ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री में तो क्या उसे डील किया गया है क्या? अगर वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर की है तो क्या उसे करंट एसेट के सिक्योरिटी पे रखा गया है? और जो क्वार्टरली रिटर्न्स आपने स्टेटमेंट फाइल किए हैं
क्या वो बुक्स के साथ मैच कर रहे हैं क्या, ये 4 बातें ध्यान रखिए। अगर नहीं करते तो आप बताइए। इन्वेंट्री के अंदर 4 बातें, फिजिकल वेरिफिकेशन, डिस्क्रिपेंसी, 5 करोड़ से ऊपर किया आपने ये तो करंट एसेट सिक्योर किया होगा, और स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स। तो ये हो गए हमारे 2 सब पैराग्राफ, एक तो हो गया पीपी और दूसरा हो गया इन्वेंट्री, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री के बाद जो अगला हमें करना है वो है लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज सब पैराग्राफ 3, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखें, लोन गारंटी ये वो लोन है जो आपने लिया नहीं है बच्चे, जो आपने दिया है। द लोन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है ना, द लोन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ये लोन कंपनी ने लिया नहीं बल्कि ये लोन कंपनी ने दिया हुआ है, ठीक है। अब बात समझिए ज़रा ध्यान से। देखो यार, लोन ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि जैसे ये कंपनी है, ठीक है, इसने लोन दिया होगा तो लोन में कई तरह की एंटिटीज़ हो सकती हैं, कई तरह की एंटिटीज़ हो सकती हैं। अब जैसे कुछ लोन आपने दिया अपने से रिलेटेड एंटिटीज़ को, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोन दिया जॉइंट वेंचर को, आपने लोन दिया एसोसिएट कंपनी को, आपने लोन दिया सब्सिडरी कंपनी को, ठीक है, या फिर कोई और कंपनी है जो आपकी एसोसिएट नहीं है, जो आपकी सब्सिडरी नहीं है, जो आपकी जॉइंट वेंचर नहीं है। देखो, ये जो लोन आपने दिया है ना, जॉइंट वेंचर को, एसोसिएट को, सब्सिडरी को, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आरपीज़ हैं, और आरपीज़ को अगर आप लोन देते हैं तो वहाँ पे रिकवरेबिलिटी में इशू हो सकता है। क्या पता उन्हें पैसा चाहिए था, क्या पता आपने वो लोन रोटेट करने के लिए दिया हो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो जो भी लोन आपने अपनी जैस को दिया है, जैस मतलब जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी, सो एक बात ध्यान रखिए कि लोन तो लोन है यार, चाहे आपने लोन इसको दिया हो चाहे उसको दिया हो। कह रहा है दोनों ही लोन का डिस्क्लोजर करना है, दोनों ही लोन डिस्क्लोज होंगे, जो आपने जैस को दिया किसी और को दिए, ठीक है, लेकिन अलग अलग डिस्क्लोज होंगे। जैस को दिया हुआ लोन अलग डिस्क्लोज करो, किसी और पर्सन कंपनी को दिया हुआ लोन अलग डिस्क्लोज करो। तो जैस का जो लोन है वो अलग आएगा, किसी और कंपनी का जो लोन है वो अलग आएगा, ठीक है, ये किसी और इंडिविजुअल का जो लोन है वो अलग आएगा। एक बार ज़रा बेयर पढ़ते हैं और चीज़ें हमको मिलेंगी, देखते हैं ज़रा ध्यान से। कहता है कंपनी ने अगर कोई भी लोन एडवांस दिया है, ठीक है जी, कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है जी, मैं अभी लोन की बात करूंगा, बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है पहले, शुरुआत में हम लोन की ही बात करेंगे। तो कंपनी ने अगर कोई लोन दिया है, ठीक है, कोई लोन दिया है, चाहे वो लोन सिक्योर्ड दिया हो, चाहे वो लोन अनसिक्योर्ड दिया हो, चाहे वो कंपनी को दिया हो, फर्म को दिया हो, एलएलपी को दिया हो, किसी और पार्टी को दिया हो। आपको तो पता है आरपी कोई भी हो सकती है। अब आपने कोई फर्म है जहाँ पे आपका डायरेक्टर पार्टनर है, वो भी आपकी आरपी है। तो भाई ये थोड़ी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे रिस्की हो जाती है। एक बार पढ़ते हैं ज़रा। जो भी लोन आपने दिया है, चाहे सिक्योर्ड दिया हो चाहे अनसिक्योर्ड दिया हो, ठीक है ना, अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने लोन दिया है, ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल की आप ऑडिट कर रहे हो उसी साल में कंपनी ने कोई लोन दिया है या कोई एडवांस दिया है लोन के फेवर में, या कोई गारंटी दी है किसी और के लोन के लिए, या कोई गारंटी या कोई सिक्योरिटी दी है टू एनी अदर एंटिटी, किसी भी एंटिटी को आपने लोन दिया है या उसके लोन के लिए गारंटी दी है या उसके लोन के लिए सिक्योरिटी दी है, किसी भी एंटिटी को, ठीक है, इंडिकेट करिए। क्या इंडिकेट करिए जी? एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, कितने का लोन दिया है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है बैलेंस शीट डेट पे। मतलब पहली बात तो लोन दिया कितने का हो सकता है, साल के बीच में लोन दिया हो 1 करोड़ का, और 31 मार्च आते आते उसने 20 लाख रुपए दे दिए, 80 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग हो, तो लोन कितने का दिया है पहली बात, और 31 मार्च को बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है दूसरी बात, ठीक है ना। ये वो लोन है जो आपने जैस को दिया होगा। जैस का मतलब जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये उसको दिया होगा। और अगर किसी और को दिया है, एनी पार्टी अदर देन जैस, ठीक है, उसके लिए भी सेम डिस्क्लोजर है।
कितने का लोन दिया है, कितना आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को, सब कुछ सेम है, बस सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। ये पता होना चाहिए, ठीक है, यूज़र्स को कि भाई जो लोन आपने अपनी कनेक्टेड एंटिटीज़ को दिया है वो लोन कितने का और बाकी लोन कितने हैं। तो ये आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा दो अलग अलग। देखो डिस्क्लोजर दो चीज़ों का, कितने का लोन दिया और कितना आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को, चाहे वो लोन आपने जैस को दिया हो या अदर देन जैस दिया हो, ठीक है ना। दो सेग्रीगेशन होंगे, जैस अदर देन जैस, ठीक है। एक बात और, लोन आपने दिया है तब भी बताइए, लोन किसी और ने दिया है आपने गारंटी दी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है कंपनी जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, ये है कोई एंटिटी, इसको लोन दे रहा है जी एक्सिस बैंक। आपने लोन तो नहीं दिया, लेकिन आपने लोन के लिए क्या दिए, गारंटी, उसका भी डिस्क्लोजर आएगा, ठीक है ना। या लोन के लिए क्या रख दी है, सिक्योरिटी, उसका भी डिस्क्लोजर आएगा। तो आप लोन दो तब भी आएगा, लोन के लिए गारंटी सिक्योरिटी दो तब भी आएगा। अब देखो अगर वो एंटिटी जैस है तब भी बताओ, और अदर देन जैस है तब भी बताओ, बस बताना अलग अलग है, बताना अलग अलग है, ठीक है ना। जैस है फिर भी बताओ, अदर देन जैस है फिर भी बताओ। अच्छा बताना क्या चीज़ें हैं भाई, इन दोनों में बतानी दो चीज़ें हैं अभी तक। एक तो अमाउंट ऑफ लोन जो आपने दिया है पूरे साल में, प्लस बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च को कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो बताइए। तो दो बातें हो गई, अमाउंट ऑफ लोन प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है जी। तो ये हो गया जी आपका ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। कोई भी लोन अगर आपने दिया है, चाहे लोन दिया हो, गारंटी सिक्योरिटी दी हो, किसी भी एंटिटी को, ठीक है ना, किसी भी एंटिटी को, अदर देन मतलब कंपनी, चाहे वो जैस हो या अदर देन जैस, बताना है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, ये प्रोविज़न नहीं लगेगा जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देने का है, जिन भी कंपनीज का, कोई फाइनेंसिंग कंपनी है ना, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अगर फाइनेंस करने का है तो दे नीड नॉट टू डिस्क्लोज दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है ये बात, ठीक है जी। और ना ऑडिटर को उस रिपोर्ट में बताने की ज़रूरत है अपनी रिपोर्ट के अंदर, ना वो बताएंगे ना ऑडिटर बताएगा, ठीक है। चलिए एक बात और, जो भी लोन आपने दिया है, अच्छा एक बात आपने गौर की, ए वाले पॉइंट में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, ए वाले पॉइंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बेस पॉइंट में इन्वेस्टमेंट था लेकिन ए वाले में इन्वेस्टमेंट नहीं है। ए वाले में लोन है, गारंटी है, सिक्योरिटी है, लेकिन जैसे आप बी वाले पॉइंट में आएंगे, बी वाले पॉइंट में कहता है जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किए हैं, जो भी गारंटी दी है, जो भी सिक्योरिटी दी है, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो भी गारंटी दी है, जो भी सिक्योरिटी दी है, जो भी लोन आपने दिए हैं, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। अब एक बात बताओ, क्रिप्टो करेंसी का अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है और कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है क्रिप्टो करेंसी में, सर कहीं ना कहीं ये कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही तो होगा। प्रीजुडिशियल मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है बच्चे। कंपनी लोन दे रही है 1% के इंटरेस्ट रेट पे, 50 साल का रीपेमेंट पीरियड है। भाई एक बात बताओ, इससे ज़्यादा हार्मफुल क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब दिस इज हाईली प्रीजुडिशियल। तो भाई एक बात बताओ, ऑडिटर तो बोलेगा यार आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, आपने 1% में 1% पर एनम में आपने लोन दे दिया और रीपेमेंट पीरियड 50 साल का है, तो भाई ऐसी ज़रूरत आपको पड़ गई तो ठीक तो नहीं है कंपनी के लिए, दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो ये आप बताइए, ऐसा हर एक लोन, ऐसा हर एक इन्वेस्टमेंट, ऐसी हर एक गारंटी, ऐसी हर एक सिक्योरिटी जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, उसे आप बताइए। अच्छा लोन का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल दिया क्रिप्टो करेंसी का, गारंटी सिक्योरिटी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अरे गारंटी सिक्योरिटी का एग्जाम्पल हो सकता है जिस एंटिटी के लिए आप गारंटी दे रहे हो ना, उस एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में है,
उस कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है, वो क्रेडिट वर्दीनेस, सिविल स्कोर खराब है। तो एक बात बताओ, अगर कंपनी नॉन रिलायबल है फिर भी आप उस कंपनी के लिए गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो, तो भाई वो कंपनी के इंटरेस्ट में थोड़ी है, दैट इज हाईली प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगर आपने लोन दिए है मलिक, तो दो बातें, क्या आपको बराबर पैसा आ रहा है, क्या रीपेमेंट रिसीट्स आ रही है क्या? ठीक है, अगर आपका पैसा नहीं मिल रहा है ड्यू डेट से 90 दिन से ऊपर, तो क्या ऑडिटर ये इंश्योर करेगा, क्या मैनेजमेंट ने अपनी लोन की रिकवरी के लिए प्रॉपर स्टेप लिए हैं? क्या मैनेजमेंट ने अपनी लोन की रिकवरी के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं क्या? रीजनेबल स्टेप क्या हो सकते हैं सर रिकवरी के लिए? बेटा रीजनेबल स्टेप हो सकते हैं रिकवरी के लिए, अगर बात करें तो आप जो भी एसेट सिक्योरिटी के तौर पे रखी है, ठीक है, उसके लिए रिसीवर अपॉइंट करें, बेचने के प्रोसेस आगे करें, नोटिस दें, सूट फाइल करें, समथिंग मटेरियलिस्टिक मस्ट बी देयर, दिखना चाहिए कि क्या किया है आपने, ठीक है ना। अगर आपने कोई प्रयास नहीं किया, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट लोन की रिकवरी को लेकर सजग नहीं है, दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट कॉशियस, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ध्यान रखना, अगर लोन दिया है तो पैसा बराबर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो जो भी आउटस्टैंडिंग है 90 दिन से ऊपर, उसके लिए आप देखिए कि क्या रीजनेबल स्टेप लिए हैं क्या रिकवरी के लिए, ये आपको इंश्योर करना होगा, ठीक है। एक बात और, अगर लोन दिया है तो क्या लोन का स्केड्यूल बताया है क्या? स्टिपुलेटेड का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, किसी बात को बताना। तो आपको पता नहीं होगा, शायद आपने कभी देखा हो, किसी ने लोन लिया हो आपके घर में, कभी आपने लोन लिया, कुछ देखा हो आपने, तो लोन का एक रीपेमेंट स्केड्यूल होता है, ठीक है। उस पर लिखा होता है कि भाई इस दिन में, मतलब आपके इस महीने में इतनी किस्त जानी है, और किस्त के अंदर इतना प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इतना इंटरेस्ट कंपोनेंट है। अगर 40,000 की किस्त है तो इतना प्रिंसिपल है, उसमें से इतना इंटरेस्ट है। कभी हाउसिंग लोन आप देखें तो शुरुआत में तो सारा इंटरेस्ट ही रहता है, बाद में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कम होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो दो बातें हैं, क्या स्केड्यूल स्टिपुलेट किया गया है, क्या रिसीट्स रीपेमेंट रेगुलर है, और अगर आउटस्टैंडिंग है मोर देन 90 डेज, तो आप ये इंश्योर करिए कि कंपनी ने प्रॉपर स्टेप लिए होंगे फॉर रिकवरी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बढ़िया पॉइंट है, मस्त एकदम, मतलब ये नए पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, खास कर ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल नए हैं, ये कारो 16 में कहीं भी नहीं थे। देखिए, कहता है सर कोई भी लोन आपने दिया है, वो इस साल उसके रीपेमेंट है, ठीक है जी, लेकिन सामने वाली पार्टी उसे रीपे नहीं कर पा रही है, सामने वाली पार्टी इज इनकम्पिटेंट टू रीपे दैट लोन, तो आप क्या करोगे ज़रा बताओ? रीजनेबल स्टेप परफॉर्म करोगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस लोन को रिन्यू कर दो, कि चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमने तेरा लोन रिन्यू कर दिया है, 3 साल का लोन था फिर रिन्यू कर दिया है, ठीक है, सुनना ध्यान से। या फिर आप बोलो रिन्यू नहीं करेंगे, तुझे 3 महीने की मोहलत और दी। रिन्यू में क्या होता है, 3 साल का लोन है, आउटस्टैंडिंग हो गया, आपने नहीं दिया, फिर रिन्यू कर दिया, फिर 3 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा, वही लोन दोबारा से रिन्यू हो जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है। आपने 3 महीने और दे दिए एक्सटेंशन, या आपने क्या बोला कि बेटा एक काम कर, फ्रेश लोन ले ले, तो फ्रेश लोन ले, उससे पुराना लोन रीपे कर दे, तो पुराना लोन तो ख़त्म हो जाएगा, एक नया लोन चालू हो जाएगा। अच्छा, फ्रेश लोन फॉर एग्जांपल आपने बोला 2 साल के लिए ले ले, उससे एक काम कर, या 1 साल के लिए फ्रेश लोन ले ले, वो पुराना लोन ख़त्म कर दे। बेटा एक काम कर, जो 1 साल वाला जो नया लोन है वो चलता रहेगा, 1 साल में उसको रीपे कर दियो। अब आप बोलेंगे सर रिन्यूअल में और फ्रेश लोन में क्या फ़र्क है? मेरे बच्चे, रिन्यूअल में क्या होता है, मैंने आपको लोन दिया, आप रीपे नहीं कर पाए, तो जो लोन आपको दिया था ना वही रिन्यू हो जाएगा, बुक्स में वही लोन चलता रहेगा, दैट विल बी कैरिड ऑन, ठीक है। अच्छा, फ्रेश लोन में क्या होगा, मैंने आपको एक नया लोन दिया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफर हो सकती है, उसका इंटरेस्ट रेट डिफर हो सकता है, रिन्यूअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। फ्रेश लोन में टर्म्स एंड कंडीशन, पीरियड ऑफ रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट सब कुछ अलग हो सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा बेटा काम कर, फ्रेश लोन ले, पुराना लोन रीपे कर दे,
फ्रेश लोन तेरे सर पे चढ़ जाएगा, अब तो फ्रेश लोन रीपे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 चीज़ें मैं कहता हूँ यहाँ पे, फ्रेश लोन, एक्सटेंशन, रिन्यूअल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो REF शॉर्ट में आप कह सकते हो, ये बार बार पॉइंट आएगा, ठीक है। रिन्यूअल, एक्सटेंशन, फ्रेश लोन, REF। अगर आपका लोन जो आपने दिया था वो इस साल ड्यू हो चुका है, लेकिन अगली पार्टी इज इनकम्पिटेंट टू पे, इन दैट केस यू हैव प्रोवाइडेड द रिन्यूअल और द एक्सटेंशन और द फ्रेश लोन टू सेटल द एग्जिस्टिंग लोन, टू सेटल द एग्जिस्टिंग लोन। एग्जिस्टिंग लोन ऑफ विच पार्टी? सेम पार्टी, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है ना यार, आपने पुराना लोन को सेटल करना था, इसलिए आपने 3 चीजें की। उस केस में अगर ऐसा कोई भी REF हुआ है आपके साल में, REF जिस साल के आप ऑडिट कर रहे हैं, बीइंग द ऑडिटर, तो आपको बताना पड़ेगा एग्रीगेट अमाउंट जिसका REF हुआ है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू द टोटल लोन। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चे, शानदार। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके 100 करोड़ के लोन है जो आपने दिए हुए हैं, उसमें से एक 10 करोड़ का लोन इस साल मैच्योर हुआ, आपने REF कुछ भी कर दिया, मतलब मान लो या तो आपने फ्रेश लोन दे दिया या एक्सटेंशन कर दिया या रिन्यू कर दिया, कुछ भी कर दिया, मान लो 10 करोड़ का वो लोन था, तो भाई एक बात बताओ, टोटल लोन 100 करोड़ का है, उसमें से 10 करोड़ का लोन आपने रिन्यू कर दिया, फ्रेश कर दिया, जो भी कर दिया, तो ये इसका क्या परसेंटेज है वो बताइए। मतलब आप बताइए कि भाई जो टोटल लोन है उसका 10% लोन हमने रिन्यू कर दिया, टोटल लोन का 10% लोन हमने फ्रेश लोन के तौर पे दे दिया, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट रिन्यूड और फ्रेश लोन आउट ऑफ द टोटल लोन? ऑडिटर हैव्स टू स्टेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि टोटल लोन का कितना परसेंटेज है, तो दिस विल बी हाउ मच बच्चा बाडी? 10%। तो परसेंटेज आपको बोलना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। सो यू हैव टू स्टेट द परसेंटेज टोटल लोन का, ठीक है, कितना वो लोन है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल लोन, वो आपको बताना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियस सी बात। अगेन ये पॉइंट नहीं लगेगा, उस कंपनी में आपको बताना ज़रूरी नहीं है जिसका प्रिंसिपल काम लोन देने का ही है, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ भी नहीं लगता और ऊपर वाले पॉइंट में लगता, मतलब जहाँ जहाँ डिस्क्लोज़र देना है वहाँ ही नहीं लगेगा। लेकिन एक बात पे आप गौर करिए, तो रिकवरी और 90 दिन वाले पॉइंट में एक्सेप्शन नहीं दिया हुआ कि प्रिंसिपल अगर आपका काम लोन देने का है तो एक्सेप्शन मिलेगा, तो वो चीज़ नहीं दी, ना प्रीजुडिशियल में दी है, ना आउटस्टैंडिंग में दी है, ना रीजनेबल स्टेप में दिया गया, ठीक है ना जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए, क्या कंपनी ने कोई भी लोन एडवांस दिया है डिमांड लोन के तौर पे? आपको पता है लोन 2 तरह के होते हैं, एक टर्म लोन, एक डिमांड लोन। टर्म लोन वो है जिसकी एक समय सीमा होती है, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 25 साल, जिसकी एक समय सीमा होती है उसे कहते हैं टर्म लोन, वो उस समय सीमा पे मैच्योर हो जाएगा। अच्छा, जिसकी एक टाइम लिमिट नहीं होती, जब आप मांगेंगे तब अगली पार्टी पे कर देगी, उसे बोलते हैं डिमांड लोन। डिमांड लोन, ठीक है। टोटल लोन में से डिमांड लोन आपने कितने के दिए हैं ये बताइए। ऑडिटर बताएगा अपनी रिपोर्ट में कि जिस एंटिटी की मैं ऑडिट कर रहा हूं उसके टोटल लोन 100 करोड़ के हैं, आउट ऑफ दैट डिमांड लोन 20 करोड़ के हैं, 20% टोटल का डिमांड लोन है। और टोटल लोन के कितने लोन आपने अपनी आरपी प्रमोटर को दिए हैं उसका परसेंटेज बताइए। मतलब 2 बातें हैं, सिंपल है। 100 करोड़ आपका टोटल लोन है जी, ठीक है, मान लेते हैं। इसमें से 80 करोड़ का टर्म लोन है और 20 करोड़ का डिमांड लोन है, ठीक है जी। अब ये टर्म लोन है 80 करोड़ का, डिमांड लोन है आपका 20 करोड़ का। अच्छा, जो टर्म लोन आपने दिया है ना, उसमें से प्रमोटर को टर्म लोन दिया है 10 करोड़ का,
आरपी को अपने किसी रिलेटेड पार्टी को आपने लोन दिया है 5 करोड़ का, ठीक है, और अदर्स को लोन दिया है आपने, ठीक है, कितना हो गया बच्चा 65 CR का, ठीक है। ऑडिटर को 2 चीज़ें बतानी है। पहली बात तो बताएगा परसेंटेज ऑफ डिमांड लोन आउट ऑफ टोटल लोन, कितना परसेंटेज आया। टोटल लोन 100 करोड़ का, डिमांड लोन कितने का है 20 का, तो 20% डिमांड लोन है टोटल का। और फिर टोटल लोन के कितने लोन आपने प्रमोटर आरपी को दिए हैं, तो टोटल लोन यहाँ भी 100 करोड़ है, टोटल लोन तो 100 करोड़ ही है ना, तो कितने आपने दिए हैं प्रमोटर आरपी को आउट ऑफ टोटल लोन, तो ये हो गया जी 100 में से 15, तो ये 15% है। मतलब 2 चीज़ों के परसेंटेज बताने पड़ेंगे, एक तो टोटल लोन में से डिमांड लोन कितने का है, और टोटल लोन में से कोई भी लोन, डिमांड टर्म कोई भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल में टर्म लोन माना है, टोटल में से कितने का लोन आपने प्रमोटर और आरपी को दिया है, ये परसेंटेज बताइए। 15%, 15 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़, 20 आउट ऑफ 100 करोड़, ये परसेंटेज आप बताइए। कुल मिला के अगर आप देखें परसेंटेज में 3 बातें हैं, अगर आप पिछले पॉइंट से रिलेट करें तो टोटल में से कितना लोन आरईएफ किया है आपने ड्यूरिंग द ईयर, रिन्यू, एक्सटेंड और फ्रेश लोन, टोटल लोन में से कितना लोन आरईएफ किया है आपने, और टोटल लोन में से कितना लोन डिमांड दिया है आपने, और टोटल में से कितना लोन प्रमोटर आरपी को दिया है आपने। तो भाई टोटल लोन की कहानी जो आपके सामने है, मतलब परसेंटेज बताने पड़ेंगे ऑडिटर रिपोर्ट को 3% कौन कौन से, टोटल में से कितना लोन आरईएफ किया है पूरे साल में, टोटल में से कितना लोन डिमांड लोन के तौर पे दिया है, टोटल में से कितना लोन प्रमोटर आरपी को दिया है। तो देयर विल बी 3%। मैंने आपको भी बेयर पूरा पढ़ाया नहीं, लास्ट वाले का जरा पढ़ते हैं। क्या कंपनी ने कोई लोन एडवांस दिया है क्या, इन द नेचर ऑफ लोन ईदर रीपेवर ऑन डिमांड, ठीक है जी, या जिसके समय नहीं बताए गए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिमांड लोन आपने दिया है तो ऑडिटर स्पेसिफाई करेगा द एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज देयर ऑफ टू द टोटल लोन्स, उस लोन का टोटल लोन में कितना परसेंट है 20, बताइए। साथ में कॉमा के बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर आरपी, ये बताइए, ठीक है ना। तो मतलब डिमांड लोन आपने कितने दिए हैं, ठीक है, एक तो टोटल लोन में कितना परसेंटेज है वो बताइए, और कितने प्रमोटर और आरपी को लोन दिए हैं वो आप बताइए, ठीक है ना। तो ये आपको बताना पड़ेगा जी, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और बनता है इसमें, डिमांड लोन में कितने लोन आपने प्रमोटर और आरपी को दिए हैं, 0%, यही बताना है। हाँ, मतलब टोटल में से कितने डिमांड लोन है वो बताओ, टोटल में से कितने प्रमोटर आरपी को है वो बताओ, और डिमांड लोन में से कितने प्रमोटर आरपी को हैं वो बताओ। समझ रहे हो बच्चे, जितने भी डिमांड लोन आपने दिए हैं उसमें से प्रमोटर आरपी को कितने लोन दिए हैं वो भी बताओ। अब डिमांड लोन आपने 20 करोड़ के दिए, लेकिन प्रमोटर आरपी को कितने के लोन दिए, डिमांड वाले 0, सारे टर्म लोन थे उनके, वो बताओ, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी कहानी है। डिमांड लोन होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की, पता है क्यों, जब तक मांगोगे नहीं पैसा देगा नहीं, बोरोवर मांगोगे नहीं पैसा देगा नहीं। प्रमोटर को डिमांड लोन देने का मतलब समझ रहे हो आप, कंपनी कभी पैसा मांगेगी नहीं, और जब तक कंपनी पैसा मांगेगी नहीं वो पैसा देगा नहीं। कहानी समझ रहे हो आप, जब तक आप पैसा मांगोगे नहीं वो पैसा देगा नहीं। तो प्रमोटर को दिया डिमांड लोन तो रिस्की हो गया ना भाई, प्रमोटर को दिया या आरपी को दिया डिमांड लोन तो रिस्की हो गया, क्योंकि जब तक आप मांगोगे नहीं वो पैसे देगा नहीं। तो आप तो वैसे दिखा रहे हो उसको, मतलब हाईएस्ट चांस है कि गड़बड़ी होगी उसमें, तो वो तो रिकवरी कभी होगी ही नहीं उसमें, वो तो आप चलने दोगे वैसे हमेशा। इसीलिए डिमांड लोन में से कितने प्रमोटर आरपी को दिए वो भी बताइए, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी यहाँ, और एक बताना पड़ेगा आरईएफ वाला पॉइंट। परसेंटेज में ये कहानी है जी, ध्यान रखिए।
काफ़ी डेप्थ वाला पॉइंट है। इंस्टीट्यूट चाहे तो केस स्टडी बना सकता है, और केस स्टडी में मतलब प्रॉपर केस स्टडी बनाएगा कि जी इतने के लोन है, इतने के प्रमोटर को दिए, इतने के आरपी को दिए, और इतना डिमांड लोन है। केस स्टडी ऐसी बनेगी जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो आपको ये 3% बताने पड़ेंगे, ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है। टोटल में से डिमांड कितने का है, टोटल में से प्रमोटर आरपी कितने का है, और डिमांड में से प्रमोटर आरपी कितने का है। अच्छा, एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, ज़बरदस्त वाला, चौथा पॉइंट क्लियर हो जाएगा उसके बेसिस पे। कौन सा, सुनिए। क्या लोन एडवांस दिया है जो रीपेबल है डिमांड में, फिर ऑब्लिक के बाद अगर आप देखें तो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। देखो जी, आप पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं बताओगे तो वो ऑटोमेटिक डिमांड ही बन गया, तो इसमें तो कोई फर्क है नहीं। लेकिन और लगा हुआ है, और यहां भी और लगा हुआ है, मतलब हो सकता है आपने लोन में टर्म तो बताई, आपने लोन में ड्यूरेशन तो बताई, पीरियड ऑफ रीपेमेंट तो बताई, लेकिन टर्म्स नहीं बताई। मतलब कि किस्त कब कब देनी है, कितने रुपए की किस्त होगी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा, नहीं बताया आपने। समझ रहे हो आप? लोन एग्रीमेंट में लोन की टर्म्स डिसाइड ही नहीं हुई। तो सर ये तो डिमांड लोन हो गया ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ डिमांड लोन हो गया। हो सकता है टर्म लोन हो 15 साल का, उसके अलावा कुछ भी डिसाइड ना हो, तो आप उसे डिमांड भी नहीं बोल सकते, और आप ये भी नहीं कह सकते कि पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं है। समझ रहे हो आप? और लगा हुआ है दोनों तरफ, और लगाने से ये बन गया डिसजंक्टिव, ये वाला पॉइंट, मतलब इसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बन गया डिसजंक्टिव, ध्यान रखिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी और लगा हुआ है, यहाँ पे भी और लगा हुआ है, दोनों जगह पे और है, तो भाई ये पॉइंट जो बीच वाला है ये तो डिसजंक्टिव हो गया ना, इसको अलग से पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लोन जिसमें टर्म्स डिसाइडेड नहीं है, तो 15 साल का रीपेमेंट तो डिसाइडेड है, लेकिन इंस्टॉलमेंट कितनी कब रीपे होगी, मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, हाफ ईयरली होगी, एनुअल होगी, नहीं डिसाइडेड। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कंपोनेंट डिसाइडेड नहीं है। अगर टर्म्स डिसाइडेड नहीं है सर, वो भी तो बताना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा कि टोटल लोन में ऐसे कितने लोन हैं जिसके टर्म डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है पीरियड डिसाइडेड हो, और लिखा हुआ है ना बीच में, तो अगर ये डिसाइडेड भी है लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है तब भी बताना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ना, या तो डिमांड हो, या तो टर्म्स डिसाइड ना हो, या तो पीरियड ऑफ रीपेमेंट ना हो, तीनों में से कुछ भी हो आप बताइए। तो जहां पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं है वो तो डिमांड अपने ऑटोमेटिकली बन गया, लेकिन बीच वाला पॉइंट ऐसा है भाई जो कह रहा है टर्म्स डिसाइडेड नहीं है, तो हो सकता है कि पीरियड डिसाइडेड हो लेकिन टर्म डिसाइड ना हो, तो एक लोन और बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ लोन विदाउट टर्म्स आउट ऑफ टोटल लोन। जो हमारे एग्जाम्पल में 0% है, हमारा कोई ऐसा लोन है क्या जिसमें टर्म्स डिसाइडेड नहीं है ना। समझिए बात को, ये असली कहानी है भाई। परसेंटेज ऑफ डिमांड लोन आउट ऑफ टोटल लोन, परसेंटेज ऑफ लोन टू प्रमोटर आरपी आउट ऑफ टोटल लोन, परसेंटेज ऑफ लोन टू प्रमोटर आरपी आउट ऑफ डिमांड लोन, परसेंटेज ऑफ लोन विदाउट टर्म्स आउट ऑफ टोटल लोन। ये चार बातें ध्यान रखिए, 4% यहाँ पे और 1% आरईएफ वाला वहाँ पे, मतलब डेप्थ तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं भाई यहाँ पे समरी क्या बोलती है, ठीक है। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही समरी बना दी है कि मुझे लिखना ना पड़े, लिखने में थोड़ा टाइम किल हो जाता है, ठीक है जी। तो समरी में भी एक आध दो पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, ज़रा देखते हैं पहले क्या कहता है। देखिए, कहता है जी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बैलेंस शीट डेट में, जो भी लोन आपने दिया है ड्यूरिंग द ईयर अलॉन्ग विथ, ठीक है ना। दो बातें बताइए, ये लोन आपने किसको दिया है, बहुत बढ़िया ये आ गया जी मिसप्रिंट। ये लोन आपने दिया है जैस को या किसी और को, अलग अलग बताइए, ठीक है ना, जितने का लोन दिया है और जो आउटस्टैंडिंग है,
ठीक है ना, दो बातें, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग, जैस को या किसी और को, ठीक है। क्या लोन गारंटी सिक्योरिटी जो है वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है? एक पॉइंट भूल रहे अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं था, यहाँ तो है, ठीक है जी। चलिए, जो लोन एडवांस आपने दिए हैं, सही बात, तो क्या शेड्यूल दिया गया रीपेमेंट का, ठीक है, और क्या रिसीट्स रेगुलर हैं क्या, ठीक है, और अगर ओवर ड्यू है मोर देन 90 डेज तो कंपनी ने रीजनेबल स्टेप लिए हैं क्या रिकवरी के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, ठीक है। अगली बात, अगर आप देखें कोई भी लोन रिन्यू किया है, एक्सटेंड किया है या फ्रेश लोन दिया है तो बताइए, ठीक है, तो बताइए, साथ में परसेंटेज बताइए। इन्होंने तो खैर 2 ही परसेंटेज बोले हैं कह रहे हैं अगर आपने डिमांड में रीपे किया है या टर्म्स नहीं बताए या पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं बताया तो परसेंटेज बताइए ऑफ सच लोन आउट ऑफ टोटल लोन। ये बढ़िया किया भाई, हमने समरी में ये बहुत बढ़िया कर दिया, सच लोन लिख दिया ना, तो फिर दोनों लोन कवर हो गए। दोनों लोन कौन से? दोनों लोन कवर हो गए आपके, एक तो कवर हो गया डिमांड लोन जहां टाइम नहीं है, और एक कवर हो गया आपका विदाउट टर्म्स वाला लोन। सच लोन में दोनों ही कवर हो गए। साथ में वो लोन प्रमोटर आरपीओ कितने दिए वो बताइए, बिल्कुल सही बात है। डिमांड लोन में प्रमोटर आरपी का परसेंटेज कितना है वो बताइए, बिल्कुल ठीक बात है, 0% हमारे एग्जाम्पल में, ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ था हमारे एग्जाम्पल में 20%, ठीक है जी। तो जो भी लोन आपने दिया है रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट द टर्म्स, विदाउट द पीरियड ऑफ रीपेमेंट, कोई भी लोन ऐसा है, सच लोन टोटल लोन का परसेंटेज बताइए, और एग्रीगेट अमाउंट जो डिमांड लोन आपने दिए हैं प्रमोटर आरपी को वो बताइए, ठीक है। थोड़ा रिस्की हो जाता है प्रमोटर आरपी में कहानी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। बहुत बढ़िया सर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखिए ज़रा। अगला पॉइंट भी लोन गारंटी सिक्योरिटी का है, ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता है, कहता है अगर आपने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी किया है तो 2 सेक्शंस मानने पड़ेंगे, 185, 186, और अगर नहीं माने तो बताना पड़ेगा। वैसे शॉर्ट में आपको बताऊं 185, 186 क्या कहता है? 186 है प्रोहिबिशन ऑन लोन को लेकर। ये कहता है जी, कब एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, कंपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन नहीं दे सकती। लिस्ट है, कुछ लोगों को आप लोन नहीं दे सकते, कुछ लोगों को दे सकते हैं एसआर पास करके, ठीक है ना, और कुछ फ्री लोन दे सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन के बिना। तो 185 जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ लोन की बात करता है, सही मायने में प्रोहिबिशन भी है, रिस्ट्रिक्शन भी है और अलाउंस भी है, तो तीनों चीजें हैं, ठीक है ना। तो 185 माना है क्या आपने? फॉर एग्जाम्पल 185 कहता है डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते और आपने दे दिया, तो कहीं ना कहीं 185 का तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया ना, 185 का तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया। तो बताइए, वैसे ही 186 के अंदर बच्चे एक लिमिट दी हुई है। कौन सी लिमिट दी है सर? 186 कहता है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, कहता है कोई भी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दो, एक तो बीआर पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, मैंडेटरी है हर एलजीएसआई के लिए। एलजीएसआई मतलब लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। कहता है वहां पे एक लिमिट दी है। क्या लिमिट दी है जी? अगर 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर, अगर इस लिमिट के बियॉन्ड जाकर एलजीएसआई करोगे तो एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपिटल है 100 करोड़ की, ठीक है, आपके फ्री रिजर्व है 60 करोड़ के, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है 90 करोड़ का, ठीक है जी। अब ध्यान से देखें तो दोनों तो नहीं आ जाएगा। मान लो ये 80 करोड़ का, 80, 60, 140, 240 करोड़ हो गया, ठीक है।
अब परसेंटेज निकालो, 240 करोड़, 240 करोड़ का 60% कितना आया बच्चे, ये आ जाएगा 144 CR, ठीक है ना। और 140 का फ्री द सिक्योरिटी प्रीमियम 100% कितना आ गया जी, 140 करोड़, विच एवर इज हायर, हायर है 144 CR, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पहले ही लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 100 करोड़ का दिया हुआ है, नया LGSI देना चाहती है 60 करोड़ का। अगर नया LGSI दे दिया तो 100 का तो पहले से है, 60 का और दे दिया तो 160 करोड़ हो गया, जबकि लिमिट कितनी बन रही है 144 CR। तो कहता है अगर LGSI लिमिट से ऊपर चला गया तो जो LGSI आप देना चाहते हैं नया 60 करोड़ का, इसके लिए SR लगेगा। समझ रहे हो, पहले तो 100 करोड़ की लिमिट थी, अब 60 करोड़ का और दोगे तो 100 + 60 हो गया 160, तो कहीं ना कहीं 160 जो करोड़ है ये 144 करोड़ की लिमिट से एक्सीड कर रहा है, इसके लिए यू हैव टू पास SR पास करना पड़ेगा मालिक, ठीक है ना। तो BR SR और भी कई सारी चीज़ें हैं, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब लगती हैं, तो ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। अगर आप नहीं मानते तो ये बात ऑडिटर बताएगा, ठीक है जी, ये बात उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया जी आपका सब पैरा 4, 4 हो चुके हैं अभी तक ध्यान से अगर आप देखें तो, ठीक है। कौन कौन से हो गए जी, ज़रा बताओ फटाफट से, एक बार रिकैप करते हैं। पहला तो हो गया PPE, दूसरा हो गया इन्वेंट्री, तीसरा हो गया आपका लोन, चौथा भी हो गया लोन। PPE में क्या क्या है जी, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए PPE और इंटेंजिबल एसेट को लेकर, क्या रीजनेबल इंटरवल में फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो उसे ठीक किया है नहीं मैनेजमेंट ने बुक्स के अंदर, क्या टाइटल डीड क्लाइंट के नाम पे है, क्या लीज डीड आपके एंटिटी के नाम पे है, अगर नहीं है तो 6 बातें बताइए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कब से होल्ड की हुई है, किसके नाम पे है, क्या वो प्रमोटर डायरेक्टर है, क्यों आपके नाम पे नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, अगर हुआ है PPE का या इंटेंजिबल एसेट का तो रिवैल्यूएशन वैल्यूअर नहीं किया होगा, और अगर 10% या उससे ऊपर का फ़र्क है तो बताइए, ठीक है। साथ में क्या बेनामी संपत्ति कोई पहचानी गई है कंपनी की प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या कोई प्रोसीडिंग शुरू हुई है और क्या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, बताइए। इन्वेंट्री को लेके क्या फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल में हुआ है, अगर कोई फ़र्क आता है 10% या उससे ऊपर का ईच क्लास ऑफ एसेट को लेकर तो बताइए। साथ में क्या वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ऊपर की बनी है, अगर बनी है तो आपके एंटिटी ने स्टॉक स्टेटमेंट रिटर्न्स वगैरह जमा किए होंगे बैंक के पास, इन्वेंट्री से सिक्योर करते हैं आप उसको, अगर वहाँ पे जो स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह में फिगर दिए गए हैं क्या वो बुक्स के साथ टैली कर रहे हैं या नहीं। यहाँ इन्वेंट्री 5 करोड़ की, स्टॉक स्टेटमेंट 15 करोड़ की बता रहे हो। LGSI में जो भी लोन आपने जैस को दिया है किसी और को, लोन गारंटी सिक्योरिटी, वो बताइए। जो भी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट LGSI कंपनी के इंटरेस्ट अगेंस्ट तो नहीं है, वो बताइए। क्या लोन वगैरह आपकी रिकवरी हो रही है क्या बराबर, अगर नहीं हो रही है 90 दिन से ऊपर आउटस्टैंडिंग है तो कंपनी ने क्या स्टेप लिए उसकी रिकवरी के लिए, वो बताइए। साथ में अगर कोई भी लोन साल में ड्यू हुआ है उसके लिए आपने REF रिन्यू किया है लोन, एक्सटेंड किया है लोन या फ्रेश लोन दिया है, जो भी दिया है आप बताइए, ठीक है ना। और टोटल लोन का परसेंटेज बताइए उसमें। इसमें तो बड़ी लंबी कहानी है, आपने कोई लोन दिया डिमांड या जिसमें कोई टर्म स्पेसिफाई नहीं है या आपका पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, तो टोटल लोन में से ऐसे लोन कितने के हैं वो बताइए। और अगर आपने प्रमोटर RP को लोन दिया है तो डिमांड लोन वगैरह में से ये टोटल जो आपने प्रमोटर RP को दिया है वो बताइए, और आउट ऑफ टोटल लोन बताइए। परसेंटेज ही परसेंटेज बताने हैं आपको, ठीक है ना जी। और लोन गारंटी सिक्योरिटी में 185 186 माना गया है क्या, वो बताइए। और क्या कहते हैं 185 186 मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो मतलब आप बोलें कि डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 185 186 कंसाइज में थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तीन बातें हैं जी यहाँ पे। अगर कंपनी ने डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया है तो कंपनी मानेगी 73 से लेकर 76 तक के प्रोविजन। नई कंपनी देख के आप चेक करिए कंपनी ने माने हैं क्या। पहली बात, कंपनी मानेगी RBI की डायरेक्शंस, आप चेक करिए कंपनी ने माने हैं क्या। दूसरी बात, अगर डिपॉजिट को लेकर कोई भी ऑर्डर पास किया है, किसने,
एनसीएलटी, पुराने कंपनीज एक्ट में होता था कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, आपका कोई कोर्ट, कोई ट्राइब्यूनल और आरबीआई, एनसीएलटी, सीएलबी, आरबीआई, एनी कोर्ट, एनी ट्राइब्यूनल, किसी ने भी कोई ऑर्डर पास किया है तो माना गया है क्या? तो अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है, किसने पास किया है बच्चे? किसी कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, आरबीआई, एनी कोर्ट और एनी ट्राइब्यूनल, क्या उसका कंप्लायंस हुआ है क्या? इट हैज बीन कंप्लाइड और नॉट। और दूसरी बात, क्या आरबीआई डायरेक्शन और 73 से लेकर 76 की बातें मानी गई है क्या? ये बताइए। अगर नहीं मानी गई तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन मस्ट बी स्टेटेड, इट मस्ट बी स्टेटेड, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें हो गई कुल मिला के, एक तो आरबीआई के डायरेक्शंस, दूसरा 73 से लेकर 76 तक के प्रोविज़न, और तीसरा ऑर्डर। किसका ऑर्डर है जी? ये ऑर्डर है सीएलबी का, एनसीएलटी का, आरबीआई का, कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का। ये माना गया है क्या? ये देखिए। तो 3 चीज़ों को चेक करिए, क्या ये 3 चीज़ें मानी गई हैं? आप चेक करिए, मानी गई हैं तो बढ़िया, नहीं मानी गई तो बताइए, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सब पैरा 5। एक और देखते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड। सेक्शन 148 कहता है सर, अगर किसी भी कंपनी का पिछले साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 35 सीआर का है, 35 करोड़ रुपए का, उसे इस साल कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे CRA 1 में, ठीक है ना। कितना टर्नओवर चाहिए? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 सीआर और मोर, उसे बनाने पड़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड। किसमें बनाने पड़ेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड बनेंगे CRA 1 में, CRA 1 में, ठीक है ना, बनाने पड़ेंगे। 2 एंटिटीज एग्जेम्प्टेड है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, ये एग्जेम्प्टेड है MSMED एक्ट के अंदर। तो जिन कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, क्या उन कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं? मतलब जिस एंटिटी की हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, क्या उसे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने जरूरी हैं? अगर हैं तो क्या उसने बनाए हैं? ऑडिटर चेक करेगा, और अगर नहीं बनाए तो ये बात बताएगा, ठीक है ना। तो जिन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने जरूरी, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, तो क्या उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं? और अगर बनाए हैं तो बताइए, नहीं बनाए तो भी बताइए। मैंने आपको बताया कौन सी कंपनी के लिए ज़रूरी है, जिनका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा, 35 सीआर या उससे ऊपर का, उन्हें इस साल कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे CRA 1 में। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज अंडर MSMED एक्ट वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। कॉस्ट रिकॉर्ड बनते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को लेकर, ध्यान रखिए। ये हो गए जी आपके 6 सब पैरा। तो इसमें आ जाएगा आपका ठीक है। एक बार यहाँ पे देखो, डिपॉजिट में आरबीआई डायरेक्शन 73 से लेकर 76 नहीं है तो बताइए कॉन्ट्रावेंशन। ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, सीएलबी, आरबीआई, एनी कोर्ट, एनी ट्राइब्यूनल, बताइए। और कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या उन कंपनीज ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें बनाने ज़रूरी है अंडर सेक्शन 148? वो मैंने आपको बता दिया। कितना टर्नओवर चाहिए भाई? 35 सीआर और मोर अंडर सेक्शन 148, ठीक है जी। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया आपके कॉस्ट रिकॉर्ड। इस सेशन में, इस पहले सेशन में कारों के यहीं तक करेंगे, ठीक है। एक बार विदिन 5 मिनट सारा का सारा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, फिर कॉन्क्लूड करके आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। चलिए, सबसे पहली बात, कारो किस पे लगता है? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी भी। फॉरेन कंपनी मतलब बनी इंडिया से बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर। किस पे नहीं लगेगा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पे लगता है, ध्यान रखना। डोरमेंट पे भी लगता है, ध्यान रखना। बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, प्राइवेट कंपनी जो 4 कंडीशन पूरी करेगी। 4 कंडीशन कौन कौन सी? नॉन एसोसिएट, नॉन सब्सिडरी, नॉन होल्डिंग होगी पब्लिक कंपनी की, ठीक है। मैक्सिमम कैपिटल रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ का। मैक्सिमम लोन बोरोइंग आउटस्टैंडिंग बैंक एफआई से 1 करोड़ की,
ठीक है। और टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कैपिटल में सारी कैपिटल आएगी, रिजर्व में सारे रिजर्व आएंगे, सरप्लस में क्रेडिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस को माइनस कर दें। लोन बोरिंग में सारे लोन आएंगे, लेकिन बैंक और एफआई से ही लिए होंगे, सिर्फ वही, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, डिमांड लोन हो, सारे लोन आएंगे, ठीक है ना। लोन में आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखेंगे, कैपिटल में बैलेंस शीट डेट का फिगर देखते हैं, लोन के अंदर एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। टोटल रेवेन्यू में एज पर द लेटेस्ट P&L होगा, उसके हिसाब से टोटल रेवेन्यू देख लेगा। अब बात करते हैं जी फटाफट से कंटेंट की। सबसे पहले आए पीपीई में, मैंने एक बार पीछे भी रिकैप कराया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पीपीई में क्या प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए गए हैं क्वांटिटी और सिचुएशन को लेकर, और इनटेंजिबल एसेट को लेकर सारे रिकॉर्ड। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है क्या रीजनेबल इंटरवल में? अगर कोई कमी पाई गई है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, तो क्या उसे ठीक किया गया है? क्या कंपनी ने रिवैल्यूएशन किया है? क्या अगर किया है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही रिवैल्यूएशन करेगा, और अगर कोई भी चेंज 10% या उससे ऊपर का है ईच क्लास ऑफ एसेट में, तो उसे बताइए। कोई भी बेनामी संपत्ति की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट शुरू हुई है, पेंडिंग चल रही है, उसे आप बताइए, ठीक है। हाँ, जो भी टाइटल डीड है वो आपके एंटिटी के नाम पे होगी, नहीं है तो 6 बातें बताइए। कौन सी प्रॉपर्टी है, वैल्यू कितनी है उसकी, ठीक है। साथ में किसके नाम पे है, क्या प्रमोटर डायरेक्टर KMP के नाम पे है, ठीक है, और कितने साल से है, और क्यों वो कंपनी के नाम पे नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, ये भी बेचारा लोड झेल झेल के परेशान हो गया, कह रहे इतनी हैवी फाइलें ऐड कर रहे हो ऊपर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल, अगर डिस्क्रिपेंसी ध्यान रखिए 10% या उससे ऊपर ईच क्लास ऑफ एसेट में, तो उसे ठीक किया है या नहीं, ठीक है ना। वर्किंग लिमिट अगर 5 करोड़ से ऊपर की है तो सिक्योरिटी आपने ऑब्वियस सी बात है करंट एसेट से सिक्योर किया होगा। रिटर्न्स वगैरह जो फाइल किए स्टॉक स्टेटमेंट, वो बैलेंस टैली कर रहे हैं बुक्स के साथ, ठीक है ना। LGSI में जो भी LGS आपने दिया है जैस को या किसी और को, आप बताइए, ठीक है ना। LGSI कंपनी के इंटरेस्ट अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लोन वगैरह की रिकवरी होगी, 90 दिन से ऊपर आउटस्टैंडिंग रीजनेबल स्टेप रिकवरी के लिए लिए होंगे। साथ में ध्यान रखिए बच्चा बाड़ी कि अगर कोई भी लोन आपने रिन्यू, एक्सटेंड या फ्रेश लोन दिया है वो बताइए, परसेंटेज क्या है, आउट ऑफ टोटल लोन वो बताइए। कोई भी लोन जो डिमांड लोन है, विदाउट टर्म्स है, विदाउट पीरियड है, आउट ऑफ टोटल लोन कितना परसेंटेज है वो बताइए, और लोन टू प्रमोटर RP उसके लोन पे कितना परसेंटेज है वो बताइए, ठीक है ना। साथ में LGSI में 185, 186 माना गया है, यानी जिस कंपनी ने डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया है, RBI डायरेक्शन 73 से लेकर 76, ऑर्डर ऑफ NCLT कोर्ट RBI, ठीक है ना, उसको माना है या नहीं। और साथ में कॉस्ट रिकॉर्ड जिन कंपनी को बनाने ज़रूरी है, उन कंपनीज ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं या नहीं अंडर सेक्शन 148, ठीक है ना, जिनका टर्नओवर 35 करोड़ रुपए होगा पिछले साल में। तो ये है आपको कारो का फर्स्ट लेक्चर, इतनी ही ड्यूरेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला सेशन भी होगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, हम आगे बढ़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। थोड़ा समय आगे भी लग सकता है क्योंकि डिटेल तो है चीज़ें, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।